इनको ले जाओ यार, इनको पकड़ो, हाथ पकड़ के देखो, पकड़ो। पानी ये जो वीडियो आप लोगों ने देखी है ना यार, ये इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है, जितनी बोलूं उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीज़न क्या है? जब कोई इंसान किसी को हार्ट अटैक आता है ना, वो आप लोगों के सामने पड़ा हुआ है, उस टाइम पर अगर आप लोग ये बात नहीं जानते हैं तो फिर आप लोग जो है उस इंसान को गवा देंगे। यह है CPR, कार्डियो प्रिलिमिनरी रिससिटेशन। इसमें बेसिकली इंसान को पुनर्जीवन दिया जाता है, एक तरीके से ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो ये टेक्निक जो इस वीडियो के अंदर दिखाई गई है, ये बिल्कुल सटीक टेक्निक है कि उस इंसान की चेस्ट को प्रेस करना स्टार्ट कर दो तो यहाँ से वो इंसान जो है फिर से उठ जाएगा। तो जो वर्ड है ना यहाँ पर CPR में R है, इसका मतलब ये पुनर्जीवन देना उसको। ये हार्ट अटैक से रोकने का एक तरीका है इंसान को, और खासकर उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए एक मेंटेन करने का ये तरीका है। अगर ये आप लोगों को पता है, आपके आसपास में किसी के साथ में अगर कोई दुर्घटना घटती है, ऊपर वाला न करे किसी के साथ में ऐसा कोई हो, पर फिर भी अगर हो तो कम से कम इतना जागरूक आप लोगों को रहना चाहिए। ये वीडियो मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप लोग वहां से इसको देख लीजिएगा, और इसको खासकर अपने उन दोस्तों के साथ में या फिर उन यार रिश्तेदारों के साथ में, घर वालों के साथ में शेयर करना जिनसे आप लोग बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हैं, ताकि कल को कोई दिक्कत हो तो कम से कम इसके साथ में जो है वो इसके चीज़ों का फ़ायदा उठा सके। तो एक अवेयरनेस की वीडियो है बहुत बड़े वाली। दोस्तों एक छोटी सी बात बताऊंगा यहाँ पर, 1 मिनट लूँगा, इसमें आप लोगों को कुछ हो सकता है कि एक नई चीज़ जानने को मिले। कल एक बच्चे का मैसेज आया इंस्टाग्राम के ऊपर, और उसने बोला कि सर मेरा मूड ख़राब था इसलिए मैंने आंसर नहीं दिए, ना ही तो वीडियो के नीचे आंसर दिए और ना ही मैंने टेलीग्राम पर आंसर लिखे, जो कि आंसर राइटिंग ग्रुप में। ये मैसेज पढ़ने के बाद में मैंने मोबाइल को रख दिया और मैं सोचने लगा यार पिछले 3 दिनों से मेरा मूड ख़राब है कई सारी चीज़ों को लेकर। पर लेकिन जब मैंने कमेंट देखे तो किसी ने भी ये नहीं लिखा कमेंट में कि सर आपका मूड ख़राब है। रीज़न पता है क्या है? आप लोगों का मन है कि आज आंसर नहीं देने, आप लोग ये काम कर सकते हैं। पर लेकिन जिस दिन से मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट की है, कई बार ऐसा माहौल होता है मेरे आसपास में कि नहीं पॉसिबल हो पाता है वीडियो बनाना, नहीं पॉसिबल हो पाता है चीज़ों को सही से करना, पर फिर भी मैं किसी न किसी तरीके से अपना काम करने के लिए टाइम निकाल लेता हूँ। आप लोगों को शायद ही कभी दिखता होगा कि मेरा मूड ख़राब है वीडियो के अंदर, जबकि कई बार इतना मूड ख़राब रहता है कि मैं खुद भी नहीं बता सकता। पर हाँ, जब मैं ये काम करने बैठता हूँ तो पता नहीं कि अपने आप यार अच्छा हो जाता है मूड। तो ये चीज़ ऐसी है यार, जब तक आप लोग उसको अपनी ढाल बना लोगे ना कि आज मैं ये काम इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मूड ख़राब है, आज आंसर इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मूड ख़राब है, आज इसलिए हम लोग टाइम पर नहीं उठे क्योंकि रात लेट सोए थे। कई बार ऐसा हुआ है कि 1-1 घंटे सोकर, और कई बार तो ऐसा है कि सोया भी नहीं हूँ, वीडियो बनाकर सोया हूँ। तो आप लोगों को अपने लिए, अपने काम के लिए कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा, आप लोगों को अपने लिए रेस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। डिसाइड कर लिया है कि ठीक है सुबह उठना है, डिसाइड कर लिया है कि एक्सरसाइज करनी है, पर लेकिन अगले दिन कर ही नहीं रहे हो, तो इस चीज़ के लिए भी अगर आप लोग कमिटमेंट नहीं कर पा रहे हो, आप लोगों को लगता है कि आप लोग एक ऐसी पोजीशन में हो कि कल को चलकर एक डिस्ट्रिक्ट आप लोग संभाल पाओगे, आप लोग अपने आप को ऐसे डिसिप्लिन में ला रहे हो, सोचना इस बात को जरा सा 1 मिनट के लिए। क्योंकि जब वो मैसेज पढ़ा ना मैंने कि सर मेरा मूड ख़राब था कि मैंने कहा आज आंसर नहीं देता हूँ, मैंने कहा मेरा मूड ख़राब था, मैं पिछले 3 दिनों से सोच रहा था वीडियो अपलोड करनी छोड़ दूँ, 3 दिन बाद अपलोड कर लेता हूँ। मूड तबीयत ख़राब थी, मैंने कहा ठीक है चलो छोड़ो यार, वीडियो अपलोड करने रहने देते हैं, वीडियो अपलोड नहीं करते। कभी ऐसा दिखा आप लोगों को? तो यार अपने काम के लिए थोड़ा सा तो रेस्पेक्ट रखो। जो काम आप लोग कर रहे हो वो काम आप लोग की ज़िंदगी बनाने वाला है, वो काम आप लोगों को आने वाले 30-40 साल जो है वो आप लोगों की ऐसी लाइफ सुधारेगा। और ओनली आप लोगों की नहीं, आप लोगों के मम्मी पापा की, जो आप लोगों की तरफ को आंखें गड़ाए बैठे हैं कि हाँ बच्चा जो है कुछ करेगा, इतने दिनों से पढ़ रहा है, और आप लोग जो है ऐसे ऐसे कमेंट लिखते हो। एक बच्चा कह रहा है आंसर देते देते बीच में कह रहा है सर आज इतना ही लिखने का मन है, आज सोचा आज रहने देता हूँ, आज और ही बहुत काम कर लिया मैंने। आप लोग रियलिटी में सोचो कि आप लोग जब ये चीज़ें सोचते हो उस टाइम पे आप लोगों का माइंड प्रोसीजर क्या होता है, मतलब क्या सोच रहे होते हो उस टाइम पर कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज के डेट में आप लोगों की ज़िंदगी में क्या है। आप एक स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए आप लोगों की ज़िंदगी में? कोई और दूसरे काम जो आप लोगों की पढ़ाई से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, तो फिर आप लोगों की पढ़ाई कहाँ पर रखी हुई है?
जो आप लोगों को मैंने वो लिस्ट दी थी, मैंने कहा ये लिस्ट जो है आप लोग भरना, वो लिस्ट देने के लिए इसलिए दी थी क्योंकि आप लोग उस चीज़ को रेगुलर भर सको, ताकि अपने ऊपर नज़र रख सको। ये एसएलवी प्लानर इसीलिए तो बनाया था यार ये आप लोगों के लिए, ताकि इस पे कम से कम बैठकर आप लोग चीज़ों को सोच सको। अगर आप लोग अपने ऊपर ध्यान नहीं रख रहे हो और आप लोग इतने मजे में बोल देते हो कि ठीक है यार आज मन था नहीं था, तो ये मन जो है ना ये आप लोगों को बर्बाद करके रख देगा। हर वो काम करने से रोकेगा जिस काम को करने में आप लोगों का फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि हर वो काम जो है बोरिंग होता है। एक बार मैं एक पर्टिकुलर इंटरव्यू सुना था सचिन तेंदुलकर साहब का, तो उनसे पूछा किसी इंटरव्यूअर ने कि यार इतने दिनों से खेले जा रहा हो, वही बल्ला वही बॉल वही ग्राउंड, मतलब कैसे झेलते हो सारी चीज़ें, बोर नहीं हो जाते क्या? सेम क्वेश्चन एक बार विराट कोहली से पूछा। जब वो चीज़ें आप लोगों को बोरिंग लगने लगती है ना, इसका मतलब है कि आप लोग उसमें शिद्दत से काम ही नहीं कर रहे हो। इसका मतलब आप लोग उसको फुल टाइम ही नहीं दे रहे हो, आप लोग उसको टाइम पास की तरीके से ले रहे हो। जिस चीज़ में आप लोग टाइम दोगे ना, मैं 100% लिख के दे रहा हूँ, उस चीज़ में आप लोगों का इंटरेस्ट आएगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो इसलिए कहता हूँ डेली अपने आप को रिव्यू करो। एक बच्चा कह रहा है सर ये डिसिप्लिन टेस्ट क्या होता है? डिसिप्लिन टेस्ट यार एक ये ऐसा टेस्ट है जिससे कि आप लोग थोड़ा सा टाइम कम से कम अपने आप को दो, इसलिए डिसिप्लिन टेस्ट बनाया था मैंने कहा कम से कम कुछ तो सोचो अपने बारे में बैठ के कि हाँ जिंदगी में हम लोग को क्या करना है। तो बेसिक पर्पज मेरा वो डिसिप्लिन टेस्ट स्टार्ट करने का बस यही था। मैंने कहा इंसान जो है थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करे, और उसमें मैंने कुछ टास्क दिए थे कि जो टाइम आप लोगों ने डिसाइड किया है मॉर्निंग में उठने का, क्या उसी टाइम आप लोग उठ रहे हो? एक तो नंबर इसका आप लोगों को देना था। दूसरा, उठने के बाद में आप लोगों को पानी पीना है, जैसे गर्मियां हो तो गुनगुना, सर्दियां हो तो गुनगुना पी लो, और गर्मियां हो तो अपना नॉर्मल पानी पी लो। तीसरा, आज का शेड्यूल क्या होना चाहिए आप लोगों का, वो आप लोगों को देखना है, किस तरीके से आज का शेड्यूल आप लोग लेकर चलने वाले हो। चौथा ये बोला था मैंने कि ठीक है टाइम से आके अपनी चीज़ों को अच्छे से स्टार्ट कर लो, और थोड़ा सा डीप ब्रीथ करो, है ना, एक तरीके से हल्का सा योगा कर लो, हल्का सा नहीं अनुलोम विलोम कर लो, हल्की सी एक्सरसाइज कर लो, खासकर वीडियो में आने से पहले तो एनर्जी बनी रहेगी। ठीक है। चौथा ये बोला था कि जिस टाइम पर आप लोगों को वीडियो आ रही है उस पांचवा जिस टाइम पर वीडियो आ रही है उस टाइम पर वीडियो देखो। और छठा मैंने ये बोला था कि कम से कम एक नंबर तो मिल जाए, जो कुछ भी नहीं कर रहा है वो वीडियो को लाइक कर दो, एक नंबर उसका लगा लेना। इसका मतलब ये है कि कुछ नहीं मिला तो कम से कम एक नंबर तो मिल जाएगा इंसान को। तो अगर ये 5 नंबर देखो, मैंने इसलिए ये सारे रखे हैं कि आप लोग अपने बारे में सोचो थोड़ा सा, और जब तक आप लोग अपने बारे में नहीं सोचोगे तब तक यार कुछ नहीं बदलने वाला है। ये दिन ऐसे ही बदलेगा। इस साल के भी जो है आप लोग के 20 दिन जा चुके हैं, मतलब 19 दिन जा चुके हैं, आज 20वां जा चुका चला जाएगा शाम तक का। अगर इसी पैटर्न में चलते रहोगे तो रियलिटी में सोचो कि सोचने वाली बात नहीं है कि अगर आप लोग ऐसी बातें कर रहे हो, आप लोग पूरे दिन में कितने डिसिप्लिन वे में अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे हो। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाती है तो उसमें आप लोग, कई सारे बच्चे ऐसे हैं वो बोलते हैं सर वीडियो में मजा आ गया पढ़ने में, वो रियलिटी में पढ़ रहा है यार, उसको पता ही नहीं चला वीडियो कब खत्म होगी। और जो ये देख रहा है कि आज 2 मिनट ज़्यादा हो गई वीडियो, 3 मिनट लेंथी हो गई वीडियो, वो रियलिटी में वो जबरदस्ती में बैठा है कि हाँ यार ये भी काम करना है, इसको निपटा लेता हूँ। आप लोग खुद सोचो, एक वो बच्चा जिसको वीडियो का पता ही नहीं चला, उसने वीडियो को एंजॉय किया है, एक वो बच्चा जो कि टाइम गिन रहा है कि आज थोड़ी सी बड़ी होगी यार कैसे खत्म करूंगा, वो किस तरीके का बंदा है। तो दोनों में डिफरेंस देखो कि कौन ज़्यादा सीख के जाएगा। एक मूवी ऐसी है जो आप लोग बैठ के काट रहे हो मूवी कि यार उसमें मजा ही नहीं आ रहा है, पता नहीं कैसे कैसे सीन चल रहे हैं, आप लोग देखोगे उसको, मोबाइल खोल के बैठ जाओ, कभी कुछ करोगे तो मन नहीं लग रहा है, इसका मतलब मूवी में छोड़ के चले जाओ उसको, अगर ऐसी बात है तो। और जोन सी मूवी ऐसी है कि बैठ के भाई साहब पलक नहीं झपकी और खत्म हो गई, वो मूवी का एक एक सीन आप लोगों को याद रहेगा। तो आप लोग सोचो कि आप लोग कौन सी मूवी चला रहे हो अपनी ज़िंदगी की। आप लोगों को बीमारी हो रही है, थोड़ा सा मन ठीक नहीं हो रहा है, थोड़ा सा खांसी नजला जुकाम हो गया, पढ़ाई छोड़ के बैठ गए, यार वो काम छोड़ दो ना जो कि आप लोग की ज़िंदगी में इंप्रूवमेंट करने का नहीं है। मोबाइल चलाना छोड़ दो आज बीमार हो तो, पर नहीं आज बीमार तो मोबाइल और ज़्यादा देखेंगे आज तो हम, क्योंकि आज हम बीमार हैं। ऐसा ही कुछ है ना आप लोगों की ज़िंदगी। यार मेरा काम तो बोलना है, मैं आता हूँ डेली बकवास करके चला जाता हूँ मॉर्निंग में, शाम तक देखो आप लोग क्या करते हो अपने दिन के साथ में मैं तो करता रहूँगा। ठीक है, 1-2 तो कोई तो सुधरेगा, जो सुधरेगा मेरे लिए वो काफ़ी है। एक भी सुधरेगा ना पूरे दिन में, पूरे साल में भी एक सुधरेगा ना भाई साहब काफ़ी है। ठीक है, कोई तो सुधरेगा, मुझे उसी की तसल्ली है। बाकी जिसको नहीं सुधरना है उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आज का इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस, जिसको प्यार से हम लोग बैलेंस डाइट बोलते हैं, बहुत शानदार रहने वाला है। इतना मजा आएगा, इतना कुछ नया जानने को मिलेगा। आज अमीरी और गरीबी की डेफिनेशन आप लोगों को समझाऊंगा। जिसको लगता है ना अमीर कहाँ से आते हैं गरीब कहाँ से आते हैं, सुनकर आप लोग चक्षु खुलने वाले हैं। इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इतनी सारी बातें डिस्कस करूंगा जिसकी कुछ हद नहीं है। वोकैबुलरी के दोनों सेशन करूंगा। एक कल वाला रह गया था आप लोग का, कई सारे बच्चे बोले थे सर उसको भी डिस्कस कर देना, कोई नहीं बोला था तो डिस्कस करूंगा। कमिटमेंट इज कमिटमेंट। ठीक है, तो सारी बातें डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, एक पूरी टेस्ट सीरीज कवर हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो आप लोग ये वीडियो के अंदर रहते हैं। अलग अलग आर्टिकल में मैं जो डिस्कस करता हूँ, ये प्रीलिम्स की भी प्रिपरेशन चल रही है आप लोग की, अगर आप लोगों को ध्यान से दिख रहा हो। अगर इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हो आप लोग, अगर टेस्ट सीरीज कोई भी लगाओगे, पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन पुराने एग्जाम में पूछे गए भी आप लोग के मैं अटेम्प्ट करवा रहा हूँ।
इसी के साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। आंसर राइटिंग जो कर रहा है ना, उसकी मेंस की तैयारी चल रही है साथ साथ में। चीज़ों को फील करो इनको। ये जो इतना सारा इकट्ठा ये पीपीटी बना के आप लोगों के सामने रखी जाती है और फिर इसको एक तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है, ये आप लोगों को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए है कि हाँ हमारे पास में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि कम से कम कुछ ना करे पूरे दिन में, तो मॉर्निंग में 8 बजे तक कम से कम आप लोग जो है अपनी ऐसी चीज़ें इकट्ठी कर ले रहे हो कि हाँ आज कम से कम इतना तो कर रखा है। पूरे दिन में कम से कम डिमोटिवेट फील ना करो। जो 8 बजे तक ये वीडियो खत्म कर रहे हैं ना, उनके अंदर का कॉन्फिडेंस देखा करो आप लोग, ठीक है। कि तुमको लगता है कितना कुछ आज निपटा लो, पूरे दिन वीडियो ही लेके बैठा है, उसको ये चल रहा है कि दिमाग में वीडियो भी करनी है, वो क्या करेगा आगे, फिर ये सोचो। तो मॉर्निंग सुधरे आप लोग की, इसलिए चीज़ें स्टार्ट की गई हैं। तो अच्छे से एंजॉय करो यार, बाकी आप लोगों की जिंदगी है, जैसा करोगे अच्छा ही करोगे, मैं आशा करता हूँ। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और फीडबैक दे दिया करो वीडियो को, 1 मिनट लगती है, लाइक या डिसलाइक कर बता दिया करो कि कैसी लगती है वीडियो। इससे मुझे पता चल जाता है कि मैं कैसा काम कर रहा हूँ कम से कम, और यूट्यूब को पता चलता है बेसिकली। मेरी तो खैर एक अलग ही बात हो गई, यूट्यूब को पता चलता है क्योंकि इसी के बेस पर वो डिसाइड करता है कि वीडियो की औकात क्या है, ठीक है। मतलब अच्छी है फिर बुरी है, वो तो बता दिया करो उसको जैसी भी है। आइए डिस्कशन स्टार्ट करेंगे बड़ी शानदार तरीके से। डाउट होगा तो पूछ लेना, कहीं भी कोई भी डाउट हो, जिस भी तरीके से आर्टिकल आएगा उसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। एक एक आर्टिकल ध्यान से सुनेंगे। दोस्तों आप लोगों ने एक शब्द जरूर सुना होगा कहीं ना कहीं, यार जिंदगी तो बस अमीरों की होती है, ऐसा सुना है ना। अभी यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ये आप लोगों को प्रूव भी होता हुआ नजर आएगा, ठीक है, कि हाँ ऐसा ही कुछ होता है। ये पर्टिकुलर मैं एक टाइटल सर्च कर रहा था कि डिफरेंस क्या है पुअर और एक तरीके से जो रिच पर्सन है उसमें, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये पिक्चर काफ़ी है मुझे लगता है। ये जो लेफ्ट शू आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये गरीब का जूता है जो फटा हुआ है कई जगह से, और ये रियलिटी में आप लोगों को देखने को मिलेगा जब आप अपने आसपास कई सारे ऐसे लोगों को देखते हो जिनके पास में प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं होते हैं, वो जैसे तैसे जुगाड़ करते हैं। आज भी आप लोगों को ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, खासकर अगर गांव में आप लोग जाते हैं कि बेटा कह रहा है कि पापा नए जूते लेने, तो पापा कह रहे हैं कि ठीक है बेटा तुम्हारे पुराने वाले मुझे दे देना, मैं यूज़ कर लूँगा उनको। ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। और ये साइड वाला जूता आप लोगों को दिखा रहा है अमीरों की ज़िंदगी जो कि चकाचौंध है, और ये कहीं ना कहीं कोविड-19 ने इस चीज़ को और ज़्यादा पुख्ता कर दिया है। यानी कि जिस चीज़ पर पहले क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था कि हाँ ऐसा सही है या फिर गलत है, पर लेकिन कोविड-19 ने ये चीज़ें प्रूव कर दी है। उन्हें कहते हैं एक तरीके से आप लोगों ने जो एप्टीट्यूड वगैरह में मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो वो प्रूफ हो गया कि हाँ ऐसा है कि रियलिटी में जब कोई महामारी आती है उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो गरीबों पर पड़ता है। अमीर जो है उनके ऊपर ऐसा नहीं कि इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, पर लेकिन थोड़ी देर के बाद में वो उससे रिकवर कर जाते हैं क्योंकि उनके पास में इतने रिसोर्सेज होते हैं। और कई बार तो ऐसा है, ये पिक्चर आप लोगों को इस चीज़ के लिए और ज़्यादा पुख्ता करेगी कि जब कोई ऐसी कंडीशन आती है जब जहाँ पे दिक्कत हो रही होती है, तो उस टाइम पर कहीं ना कहीं जो गरीबों के रिसोर्सेज हैं वो भी रिच पर्सन जो हैं वो उठा कर ले जाते हैं। ऐसी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है। यानी कि एक तरीके से कमा कोई और रहा है और खा कोई और रहा है, ये रियलिटी में आप लोगों को देखने को मिलता है। ये सारी बातें मैं किस बेस पे कर रहा हूँ, हवाबाजी में कर रहा हूँ या फिर कोई रियलिटी फैक्ट है इसके पीछे? तो यार इसके पीछे एक फैक्ट है, एक रिपोर्ट पर्टिकुलर जो कि प्रस्तुत की गई है। इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। सबसे पहले तो रिपोर्ट के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि रिपोर्ट का टाइटल क्या है। रिपोर्ट का टाइटल है सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट एंड द इंडिया स्टोरी, ठीक है। बड़ा ही अच्छा टाइटल रखा है इन्होंने, सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट रखा है, सर्वाइवल ऑफ द पुअरेस्ट रखना चाहिए था वैसे रिचेस्ट का सर्वाइवल थोड़ी ना है, तो इंजॉयमेंट ऑफ द रिचेस्ट होना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट है ये ऑक्सफैम के द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत की गई है, ऑक्सफैम बोल सकते हैं आप लोग बेसिकली, इसके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। और बड़ी ही सटीक बात इसने बोली है जिसके साथ में आई होप कि आप लोग भी अप्रिशिएट करोगे कि हाँ रियलिटी में ऐसा है। अप्रिशिएट नहीं मतलब आप लोग भी इसको सपोर्ट करोगे, अप्रिशिएट करने लायक तो बात खैर नहीं है। ये बात क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसमें बोला गया है कि 1% जो देश के अमीर लोग हैं, 1% यानी कि अगर 100 लोग हैं देश के अंदर में, उसमें से एक जो पर्सन है देश का, एक कोई आदमी है, कोई भी मान लो जो आप लोगों के दिमाग में आ रहा है, ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, उसके पास में देश की 40% टोटल वेल्थ है। यानी कि 100 लोगों में से देश के अंदर में जो एक पर्टिकुलर पर्सन है वो देश की 40% वेल्थ लिए बैठा है। इतना समझ में आ गया? अब आगे की स्टोरी सुनना, आप लोग और अच्छे से सरप्राइज होंगे। इतना तो समझ में आ गया कि 100% में से एक पर्सन अगर हम लेंगे तो 1% लोगों के पास में 40% वेल्थ है। अब इसके अपोजिट के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। अपोजिट वाली आप लोगों को थोड़ा और ज्यादा सरप्राइज करेगी। अगर नीचे के जो गरीब आदमी है उसमें से इन 100 में से जो सबसे नीचे के 50 गरीब आदमी है, वो 50 गरीब आदमी के पास में ओनली
ये 3% जो आप लोगों को यहाँ पर वेल्थ देखने को मिलेगी। यानी कि एक इंसान जो है वो 40% चीजें ले बैठा है और 50 लोग हैं उनके पास में ओनली 3% चीजें हैं। तो ये डिफरेंस यहां पर बताया गया है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के द्वारा। आप लोग इससे सहमत हैं या फिर सहमत नहीं है, या फिर कुछ भी आप लोगों के माइंड में आ रहा है तो आप लोग अपनी राय शेयर कर सकते हैं। मैं आप लोगों को और भी कई सारी बातें अभी यहां पर बताने वाला हूं। एक नॉर्मल सी बात मैं आप लोगों को और बताता हूं। यहां पर अगर यहां पर आप लोग देखोगे तो नॉर्मल सी क्या होनी चाहिए थी, यानी कि अगर हमारे पास में 100 लोग हैं, ठीक है, और यहां पर 100 रुपए हैं, तो अगर हम लोग इक्वलिटी के बारे में बात करते हैं तो हर एक इंसान के पास में 1 रुपया होना चाहिए था, ठीक है। पर लेकिन ये क्या प्रूफ कर रहा है, ये प्रूफ कर रहा है कि यहां पर 40 लोगों के रुपये जो हैं वो एक इंसान लिए बैठा है। ऐसे आप लोग इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कि जो गरीबों का हक है वो अमीर मार के बैठे हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। या फिर जो भी आप लोग बोले, कंडीशन ऐसी बनी हुई है कि मतलब चीजें जो हैं अमीर की थाली में जा रही हैं। और यहां तो मैंने आप लोगों को अमीरी और गरीबी में डिफरेंस बताया। अब थोड़ा सा इसको अंदर लेकर चलता हूं। आप लोग और सरप्राइज होंगे जब हम लोग यहां पर फीमेल, शेड्यूल कास्ट या फिर गांव में जो लोग रहते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। इससे आप लोग और ज्यादा डिफरेंस समझ पाएंगे कि ये अभी हम लोग अमीरी और गरीबी के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हम लोग यहां पर मेल और फीमेल यानी कि महिला और पुरुष में जो एक जेंडर इनइक्वलिटी है उसके बारे में बात करूंगा। एक फीमेल वर्कर है, वो ओनली 63 पैसे कमाती है एवरी 1 रुपी अर्न बाय ए मेल। यानी कि यहां पर भी आप लोग डिफरेंस देखिए। अगर कोई एक मेल यानी कि कोई एक पुरुष है, अगर वो 1 रुपया कमा रहा है, अब तो महिला वहां पर ओनली कितने कमा रही है, वो 63 पैसे कमा रही है। यानी कि मेल जो है एक महिला से अगर आप लोग देखेंगे 37 पैसे ज्यादा कमा रहा है। और इसके ऊपर तो बहुत सारे उदाहरण भी आप लोगों के लिए बेसिकली पहले भी दिए जा चुके हैं, ठीक है। अगर शेड्यूल कास्ट और एक तरीके से गांव में जो लोग हैं काम करने वाले, वो अर्न करते हैं 55% एंड द हाफ ऑफ जो यहां से निकल कर आता है एडवांस, वो सोशल ग्रुप अर्न करता है। यानी कि यहां पर फिर से क्या हो गया, एक ऐसा है जो कि ऊपर आता है, जैसे कि जनरल कैटेगरी बोल देते हैं कई बार, और एक तरीके से ना हम लोग ओबीसी में बोल देते हैं। ऊपर का मतलब है नहीं कि ऊपर नीचे कास्ट है, ऊपर का मतलब है कि जो अमीर है, खासकर इस सेक्शन में आप लोगों को ज्यादा अमीर देखने को मिलेंगे। तो वो मैक्सिमम यहां पर वेल्थ लेकर चले जाते हैं। और ये डेटा इनके पास में है 18 और 19 का। यानी कि अमीरी और गरीबी में डिफरेंस हम लोगों ने देख लिया कि अमीरों और गरीबों में क्या डिफरेंस है। महिला और पुरुष की कमाई में हम लोगों ने फर्क समझ लिया। और यहां पर हम लोगों ने बेसिकली एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल में भी क्या डिफरेंस हो गया वो भी हम लोगों ने समझ लिया। अब यहां पर थोड़ा सा और अलग चलता हूं, अलग डायरेक्शन में। अब डिफरेंस आप लोगों में दिखाता हूं। यहां पर अगर हम लोग मार्जिनलाइज कम्युनिटी के बारे में बात करें, जैसे कि आदिवासी हो गया, मुस्लिम हो गई, वुमेन हो गई, या फिर इनफॉर्मल सेक्टर या फिर दलित, जो यहां पर पर्टिकुलर अगर हम लोग देखेंगे तो वहां पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा वो सफर कर रहे हैं अपनी रोजी रोटी, अपनी रोटी कपड़ा और मकान वाली जिंदगी जीने के लिए। पर दूसरी साइड में अगर हम लोग जाएंगे, जो रिचेस्ट पर्सन है वो प्रायोरिटी में रहते हैं, चलो आज ये नहीं ये खा लेते हैं। एक इंसान है, उसकी थाली में बेसिकली 2 रोटी रखी हुई है, चावल रखे हुए हैं और सब्जी रखी हुई है, उसको वही खानी है। और अमीर क्या है, उसके पास में पूरा पकवान रखा हुआ है। अब पूरे पकवान में से इंसान जो है कुछ खाएगा और कुछ छोड़ेगा। जो पसंद आया वो खा लेगा, नहीं पसंद आया तो छोड़ देगा, बाकी का डस्टबिन में जाता है। ऐसा कंडीशन ये रियलिटी में रिपोर्ट यहां पर बता रही है आप लोगों को। यानी कि कहने का मतलब यहां पर सीधा सीधा ये है कि अगर आप लोग हेल्थ वाइज भी देखेंगे, किसको ज्यादा प्रोटीन मिल रहा है, ठीक है, किसको ज्यादा एक बैलेंस डाइट मिल रही है, तो वो भी आप लोग यहां पर फर्क जो है वो इंडिकेशन यहां पर दिखाने की कोशिश की गई है। पर लेकिन एक बात यहां पर देखिएगा, जो कहीं ना कहीं मैंने कहते कि ऊपर वाला कहीं ना कहीं तो है। अगर एक गरीब के बारे में आप लोग बात करेंगे, उसकी हेल्थ को आप लोग देखेंगे, और एक अमीर की हेल्थ आप लोग देखेंगे, दोनों की हेल्थ में बहुत फर्क नजर आएगा। क्यों? क्योंकि जो गरीब है वो खेतों में कमाई करता है, सड़क पर मजदूरी करता है, अपना एक तरीके से डेली बॉडी में से पसीना निकालता है, तो उसकी हेल्थ जो है आप लोगों को ज्यादा बेटर नजर आएंगी। और अक्सर अमीरों को बहुत सारी बीमारी लगी हुई नजर आएंगी, खासकर जिनको मैं बोलता हूं ना एक तरीके से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। किसी को बेसिकली डायबिटीज की प्रॉब्लम होगी, किसी को कोई थायराइड की प्रॉब्लम होगी, या फिर कोई बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। इनको एक तरीके से क्या कहते हैं, इनको अमीरों की बीमारी कई बार बोलते हैं। मैंने कहते हैं किसी को बीमारी होगी तो अच्छा भाई फ्री बैठा है ना, ठाली बैठा है, कुछ काम नहीं करना पड़ रहा, तो अमीरों वाली बीमारी हो गई है। अमीरों वाली इन द सेंस ऐसा नहीं कि अमीरों वाली है, आज की डेट में ये बीमारी उन लोगों को भी लग जाती है, खासकर जो स्टूडेंट लंबे समय तक बैठकर पढ़ रहे हैं, जो कंप्यूटर में बैठकर 24 घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों को भी ये बीमारी लगने लग जाती है। बेसिक बोलने वाला पर्पज पहले अमीरी और गरीबी था, पर आज के टाइम पे ये अमीरी और गरीबी नहीं हो गया, आज के टाइम पर हो गया हमारी पैसिव और एक्टिव लाइफ। यानी कि हम लोग कितना बैठे हुए हैं, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं 8-8, 9-9, 10-10 घंटे, बीच बीच में उठ भी लिया करो, 10-5 मिनट जो है बाहर घूम लिया अपना, ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लिया, माइंड को रिलैक्स कर लिया,
तो कोशिश किया करो मैक्सिमम 2 घंटे से ज्यादा सिटिंग मत करो, ठीक है। अगर आप लोग मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हो यूपीएससी की, क्योंकि वहां तो आप लोग को 3 घंटे बैठे 3 घंटे बैठने पड़ेंगे, तो जब मेंस आए तो तब 3-3 घंटे की सेटिंग कर लो। पर लेकिन फिलहाल के टाइम पे 2-2 घंटे से ज्यादा सेटिंग मत करो, क्योंकि प्रीलिम्स पास में होता है अपना जो भी एग्जाम है 2-2 घंटे मैक्सिमम ऑफर मांगते हैं। तो इतना कम से कम आप लोग रखो, बीच बीच में उठ लिए अपना घूम लिए, ताकि आप लोग चीजों को थोड़ा सा रिलैक्स जोन में ले जा सको। एक और नेक्स्ट चीज मैं आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूं, एक अमीर जो है अब उसके बारे में बात करूंगा, एक टैक्स पे करने के बारे में, और एक गरीब जो है उसके बारे में मैं टैक्स पे करने के बारे में बात करूंगा। अब आप लोग ये समझना, मान लीजिए आप लोग जाते हैं दुकान पर, और दुकान पर जाकर आप लोग कोई, जैसे एक मैं उदाहरण ऐसे क्यों लेता हूं, क्योंकि अगर कोई मिल्क खरीद रहा है, दूध, वो अमीर भी पिएगा और गरीब भी पिएगा, ठीक है। तो यहां पर अगर एक दूध का पैकेट जो है आधी किलो का जो है, मान लीजिए दूध का पैकेट जो है 35 रुपए का आ रहा है, ठीक है। अब यही दूध का पैकेट एक रिक्शे वाला खरीद कर लेकर आ गया, उसने इसके ऊपर कुछ जीएसटी पे किया। यही दूध का पैकेट जो है कोई एक अमीर आदमी खरीद कर लेकर आ गया, जो कि एक अच्छी खासी कोठी में रह रहा है, वो भी इसको लेकर आया दूध को, उसने भी इतना ही टैक्स पे किया। तो इसीलिए कहते हैं कि जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसके ऊपर हम लोग को फोकस देना चाहिए। जैसे कि ये जो कंट्री है ना, यूरोपियन कंट्री है, ये मैक्सिमम सारी डायरेक्ट टैक्स पे फोकस करती है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो टैक्स आप लोग की इनकम पर लगता है और डायरेक्टली आप लोग गवर्नमेंट को देते हो, उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। जैसे कि इनकम टैक्स, आप लोग जितना कमा रहे हैं, जितनी ज्यादा इनकम होगी उतना ही ज्यादा आप लोग का टैक्स होगा। पर लेकिन अगर इनकम कम है तो टैक्स भी कम होगा। तो ये क्या है? ये तो अच्छी बात है भाई साहब कि गरीब ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं। नहीं, गरीब कम टैक्स पे कर रहे हैं क्योंकि उनकी इनकम कम है। अमीर ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, जी हाँ, क्यों? क्योंकि उनकी इनकम ज्यादा है। पर ये डायरेक्ट टैक्स में पॉसिबल हो पाता है। जब हम लोग बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की, यानी कि दूध खरीद रहे हैं, अब उसको थोड़ी ना पता है दूध को कि मुझे गरीब पी रहा है अमीर पी रहा है, उसके ऊपर तो जीएसटी लग गई है स्टार्टिंग में। अब वो पर्टिकुलर जो दूध है वो दोनों पर इक्वल इंपैक्ट डालेगा। और हमारे देश में ऐसे टैक्स बहुत ज्यादा हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। आप लोग अपना इंटरनेट रिचार्ज करवा रहे हो, आप लोग पेट्रोल डीजल ले रहे हो, रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो, तो आप लोग देखो डीजल पेट्रोल, वही डीजल पेट्रोल जो है अंबानी की गाड़ी में डलता है, वही डीजल पेट्रोल जो है कोई नॉर्मल जो है टैक्सी ड्राइवर है या फिर कोई ऑटो रिक्शा वाला है उसकी गाड़ी में डलेगा, वही सीएनजी वगैरह सारी चीजें। तो वहां पर भी टैक्स इक्वल हो गया ना। तो ये है इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स हमेशा रिग्रेसिव टैक्स माना गया है, क्योंकि ये भूल जाता है कि कौन अमीर है और कौन गरीब है। तो इसीलिए अमीर कंट्री ये कहती है कि इनडायरेक्ट टैक्स को कम से कम करो, इसको घटाओ जितना ज्यादा घट सकता है ये, ठीक है। और डायरेक्ट टैक्स ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो आप लोग की जो कमाई है उसके प्रोपोर्शन में लगता है। तो ये काफी बड़ा फैक्ट यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है। पर हमारे देश में जो डायरेक्ट टैक्स के कंपेयर में इनडायरेक्ट टैक्स का बहुत ही बड़ा चंक आप लोगों को नजर आता है, जिसके ऊपर काम करने की बात की जाती है। इसीलिए कहते हैं कि पुअर जो है वो डिसप्रपोर्शनेटली हायर टैक्स पे कर रहे हैं। जो उनकी ज्यादातर खर्चा होता है ना, वो उनका अपनी इसेंशियल चीजों पर होता है कि रोटी आ गई, चावल आ गया, दाल आ गया। पर अमीरों क्या होगा? आज रोटी चावल नहीं, आज जो है ना बेसिकली ना कढ़ाई पनीर चलेगा, ठीक है। जो नॉन वेज खाने वाले हैं आज तो वैसा बिरयानी सिरयानी चलेगी। वो रिक्वायरमेंट नहीं है, वो एक तरीके से जरूरत है उनकी कि हाँ हम लोग को एक मतलब एक तरीके से बोला जाए कि वो उनकी एक तरीके से इंजॉयमेंट की चीज हो गई है। गरीब क्या कर रहा है? उसको पेट भरना है। वो क्या कर रहा है? इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि उनको दाल चावल पसंद नहीं आ रहा है। तो यहां पर डिफरेंस समझिए, एक की रिक्वायरमेंट है कि उसके बिना वो जिंदा नहीं रहेगा, और दूसरे का एंजॉयमेंट चल रहा है। तो ये डिफरेंस कहीं ना कहीं एक तरीके से दिखता है। तो लगता है कि गरीब यहां पर टैक्स पे ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि वो इसेंशियल चीजें खरीद रहे हैं और उन पर भी उनको टैक्स मैक्सिमम देना पड़ रहा है। जो बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं, अब उसको थोड़ा सा और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के साथ में यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है। यहां पर क्या बात की जा रही है? कोविड-19 में सब रो रहे थे भाई साहब, कोविड-19 ने बर्बाद कर दिया, कोविड-19 में ये हो गया। कोविड-19 के टाइम पर हमारे देश में जो बिलियनर थे उनकी संख्या थी 102, यानी कि 2020 में उनकी संख्या 102 थी, और 2022 के एंड तक का उनकी संख्या 166 हो गई। कौन कहता है कि हमारा देश गरीब है? हमारा देश महान भाई साहब, गरीबों की जाए जान, ठीक है। मुझे एक वो गाना याद आ जाता है, वो नहीं है, वो महंगाई की महामारी ने मेरा भट्टा बिठा दिया, चले हटाने गरीबी गरीबी को हटा दिया। तो वो वाला डायलॉग है, मतलब एक तरीके से सॉन्ग है। याद है ना किस मूवी का है? बताइए चलिए कौन सी मूवी का है। तो ये संख्या आप लोग यहां पर देखते हैं, और सेम पैटर्न में आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो 45% थे यहां पर 1981 में, ठीक है, वो बढ़कर यहां पर क्या हो गया? आप लोगों को 63% के करीब यहां पर देखने को मिलेगी रिचेस्ट की संख्या। यानी कि जो वेल्थ बढ़ रही है यहां पर, उसका एक तरीके से यहां पर लगाया गया। फिर ऐसे यहां पर 10 जो रिचेस्ट जो हैं वो कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, उनकी चीजें यहां पर बताई जा रही है, ठीक है। इसी के साथ में इंक्रीज जो टॉप 10 का जो शेयर हुआ है 45 से बढ़कर 63 बढ़ गया है। तो इससे पता चल रहा है कि टॉप 1% जो है वो कितना पैसा लिए बैठे हैं। यानी कि मैंने बोला ना कि टॉप 1% जो है वो एक तरीके से बहुतों का हक मारे बैठे हैं। अब वो तो ये कहेंगे भाई साहब हमने तो मेहनत करके कमाया।
पर लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि ये फेयर नहीं है। बहुत सारी ऐसी एक तरीके से ना फैसिलिटी मिलती है। आज की डेट में कहीं करप्शन होता है ना, तो वो करप्शन में कहीं ना कहीं जो टॉप लोग हैं उनके ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ता है, बल्कि वो उसका रीजन होता है करप्शन का। क्यों? क्योंकि उनको ज़्यादा फैसिलिटी चाहिए। कहीं पर भी अगर ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है तो हमेशा एक गरीब तबका जो सोसाइटी का मारा जाता है। इसलिए कहते हैं कि जो यूपीएससी के थ्रू आप लोग जाते हो ना, जिस पोस्ट पर आप लोग बैठोगे उसके अंदर पावर है यार कि उस सेक्शन के लिए आप लोग काम कर सकते हैं, जिसको अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। मतलब वही गांधी जी वाला फैक्ट नहीं है कि सोसाइटी में उस इंसान को आप लोगों को देखना है जिसके पास में एक टाइम की रोटी नहीं है और उसके लिए काम करना है, बाकी तो सबकी जिंदगी चली रही है यार। तो ये वाली चीजें आप लोगों को यहां से नजर आ रही हैं। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप लोग अपनी राय बताइए। मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर किसके बारे में बात की? इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बात की। यहाँ पर ये देखिए, यही बात बोल दी गई कि बॉटम 50% जो पॉपुलेशन है ना, वो इंडिया के अंदर में 6 टाइम मोर इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रही है एज कंपेयर टू जो टॉप 10% है। क्योंकि वो अपने कंपेयर से इतना कमा रहे हैं, उससे ज़्यादा वो पे यहाँ पर कर रहे हैं। पर लेकिन जो अमीर कमा रहा है उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उन चीज़ों का कि हाँ चलो पहले जो दूध का पैकेट था वो पहले 24 था, 35 हो गया, ठीक है, उसके सेहत पे क्या फर्क पड़ रहा है। पर एक ऐसा इंसान जो कि डेली अपनी जो दाढ़ी लेकर आता है 100 रुपये, उसके 10 रुपये अब यहाँ पर इस दूध में चले जाएंगे, तो भाई साहब वो नहीं कहता कि उसकी सेहत पर तो फर्क पड़ता है यार। ये रिपोर्ट के द्वारा स्टडी की गई है, इतना ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी ये स्लाइड इसलिए लगा दी है अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ और चीज़ें समझनी चाहिए कि हाँ कौन कौन कहाँ पर कितना खर्च कर रहा है। तो ये कुछ स्लाइड है, यहाँ पर आप लोग बिल्कुल फैक्ट्स और फिगर के साथ में यहाँ पर जा सकते हैं। ये रिपोर्ट के वो कटिंग लगाई है आप लोगों के लिए, ताकि किसी को लग रहा है कि यार ये तो ऐसा टॉपिक होना चाहिए कि इसके ऊपर तो मुझे पीएचडी करनी है, और पीएचडी करने के बाद में मुझे आगे लाइफ में इसके ऊपर अपनी किताबें लिखनी है, ठीक है। तो हल्का सा एक आइडिया आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पर अर्बन यानी कि शहर वाले एरिया को, रूरल वाले एरिया को और ऑल इंडिया लेवल को डिवाइड करके यहाँ पर बताया गया है कि किस किस की कितनी कितनी जो है फूड आइटम के ऊपर कौन क्या खर्च कर रहा है, नॉन फूड आइटम इसके ऊपर क्या खर्चा किया जा रहा है, और इनकम टैक्स के ऊपर कितनी खर्च की जा रही है। तो यहाँ पर अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं, बॉटम 50%, मिडिल 40% या फिर टॉप 10%। तो यहाँ पर 100% को इस तरीके से काउंट करके दिखाया गया है। तो अर्बन वाले एरिया में जो चार्ट है वो कुछ और दिखाएगा, यानी कि टैक्स कौन पे कर रहा है, कैसे कर रहा है, और यहाँ पर ऑल इंडिया लेवल पर पैटर्न कुछ और देखने को मिलेगा। तो एक ऐसी स्लाइड है, इसको बैठकर एक बार आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग में चर्निंग कर करके आप लोगों को लगे कौन कौन कहाँ पर है और आप लोग कहाँ पर आते हैं, ये जरूर बताइएगा। मतलब घर वालों को भी दिखाना, थोड़ा सा उनको भी पता चले कि हाँ क्या क्या चल रहा है, आप लोग भी थोड़ी सी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाओ। अब ये मैंने आप लोगों को अपने देश के बारे में बता दी, हमारे देश में कहाँ पर क्या इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है, अमीर और गरीबी में, मेल और फीमेल में, ओबीसी एससी एसटी इनमें सब में। तो ये सारी इनइक्वालिटी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई। अब नेक्स्ट लेवल होता है इनकम इनइक्वालिटी के बारे में अगर बात करेंगे, तो सबसे ज़्यादा जो इनकम इनइक्वालिटी जो देखने को मिलती है वो आप लोगों को यहाँ पर ये कंट्री के नाम आप लोगों के सामने यहाँ पर, ठीक है। चाइना हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया और यहाँ पर हो गया इंडिया, ठीक है। तो अगर पड़ोसी के साथ में हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर अगर इनकम में आप लोग कंपेयर करेंगे, चाइना, श्रीलंका, नेपाल हायर देन, बट लेकिन भूटान और ये जो है ये हमसे नीचे है, यानी कि वहाँ पर इनइक्वालिटी आप लोगों को और ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, ठीक है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो इनकम इनइक्वालिटी है ये महिला के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। मतलब क्या हो गया, मतलब यहाँ पर ये हो गया कि अगर चाइना में, नेपाल में और श्रीलंका में कोई लड़की है उसको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं एज कंपेयर टू इंडिया के अंदर में, इंडिया में महिलाओं को कम पैसे मिल रहे हैं, पर लेकिन भूटान में हमसे भी कम मिल रहे हैं, बांग्लादेश में उससे भी कम, और पाकिस्तान में उससे भी कम, और अफगानिस्तान में तो कंडीशन बिल्कुल महिलाओं की खराब है। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा जब से तालिबान आ गया तब से तो महिलाओं को कमाने पर बैन लग गया है, स्कूल में वो नहीं जा सकती हैं, काम वो नहीं कर सकती हैं, उनको घर में रख दिया गया है। और कई सारे तो ऐसे भी केसेस देखने को मिल रहे हैं कि वहां पर लड़कियों को एक तरीके से प्रोस्टिट्यूशन के एक तरीके से धंधे में ज्यादा, यानी एक तरीके से उनको अपने लिए यूज करना, वो वाली चीज ज्यादा देखने को मिल रही है। तो बहुत ही दयनीय कंडीशन है और मीडिया कंप्लीटली तालिबान के कंट्रोल में है। तो अंदर क्या चल रहा है उसकी खबर भी बाहर नहीं आ रही है। आप लोगों ने मूवी देखी है जो शायद टाइगर 1 थी या टाइगर 2 थी, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। उसमें नहीं जब वो नर्सिस को बचा के लेके आता है, शायद टाइगर 2 थी ना, वो नर्सिस को बचा के लेके आता है, टाइगर 1 थी, बताइए चले जो भी थी, मुझे एक्जैक्टली ये याद नहीं आ रहा। तो उसमें दिखाया गया है वहां पर वो किस तरीके से जो उनका शोषण करते हैं महिलाओं का, ठीक है। जो ISI वाला फंड जो आप लोगों को वहां पर देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी सिचुएशन जो है वो ये एक तरीके से कंडीशन खराब करती है, और यहाँ पर ऐसी सिचुएशन महिलाओं की देखने को मिलती है। यानी कि चाइना, श्रीलंका और नेपाल में महिलाओं की कंडीशन जो है वो बेटर है अगर हम लोग कंपेयर करें इंडिया के कंपेयर में, पर लेकिन भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हमसे भी बुरी कंडीशन है महिलाओं की अगर यहाँ के बारे में बातें करें।
तो ये बातें बता रही है ये पर्टिकुलर स्लाइड, और इसी को बोला गया कि इनकम इनइक्वलिटी के बारे में बात की जा रही है इन देशों के अंदर में। तो ये इंटरनेशनल लेवल पर महिलाओं की कंडीशन मैंने आप लोगों को यहां पर बता दी है। भाई साहब इनइक्वलिटी के बारे में मैंने आप लोगों से तो बात कर ली कि हाँ इनइक्वलिटी जो है वो क्या क्या चीजें बर्बाद करती है। अब इनइक्वलिटी लोगों को मारती भी है, ये आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। 5.6 मिलियन जो लैक ऑफ हेल्थ केयर की वजह से मर जाते हैं। मैंने बताया था ना कि यूएसए में भी एक्सीडेंट होते हैं लोगों के, और हमारे देश में भी एक्सीडेंट होते हैं, पर हमारे देश में जो एक्सीडेंट हो रहा है ना उसकी वजह से इंसान की डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी टाइम पर नहीं मिलती है, और यूएसए में मेडिकल फैसिलिटी टाइम पर मिलती है तो वो एक्सीडेंट करके भी बच जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अमीर इंसान जो है वो कितनी भी गलत हरकतें करे वो बच जाता है, और अमीर जो गरीब है वो थोड़ी सी भी कुछ गलत करे तो बेचारा फंस जाता है। जेंडर बेस्ड वायलेंस देखने को मिलते हैं लड़का और लड़की के नाम पर। याद होगा आप लोगों को टेलीग्राम पर एक वीडियो शेयर की थी मैंने, वो किस तरीके से उस लड़की को पीट रहा था। वो क्या है? वो एक तरीका जेंडर वायलेंस आप लोगों को देखने को मिलता है जब मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में जो हरकतें देखने को मिलती है। ठीक है, जब क्लाइमेट कोई इंपैक्ट डालता है उसकी वजह से अगर मैं बात करूं, आप लोगों को पता है कहीं पर सुनामी आ गई, कहीं पर बाढ़ आ गया, कहीं पर सूखा आ गया, कहीं पर साइक्लोन आ गया, कहीं पर पानी का लेवल बढ़ गया, घर छोड़कर कौन जाएगा? सबसे बुरी कंडीशन किसको देखने को मिलेगी? ये आप लोग समझ सकते हैं। और हंगर, भुखमरी, इसकी वजह से जो लोगों की जान जाती है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में किसी दिन जिसके बारे में थोड़ी पढ़िएगा, लोग ऐसे भी देश हैं जो वहां पर जो मुल्तानी मिट्टी होती है, जो क्ले होता है, जो मुल्तानी मिट्टी वाला जो फंडा बेसिकली हो, उसकी रोटियां तक बना बनाकर खाते हैं यार। आप लोग समझ रहे हो? तो जो रोटी आप लोग खाते हो ना, जो आप लोग की थाली में रोटी है, खुशनसीब हो कि आप लोगों को गेहूं की और एक तरीके से अच्छे अनाज की रोटी मिल रही है। तो ऐसी भी सिचुएशन है, और ये सिचुएशन कहीं ना कहीं इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। इंडिया के अंदर जरा सा कुछ हो जाए, यूएसए की रिपोर्ट आ जाती है निकल निकल कर कि इंडिया के अंदर में इनइक्वलिटी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ऊपर किसी का फोकस नहीं है, वहां मर रहे हैं लोगों के साथ पता नहीं क्या क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक तरीके से वहीं फोकस किया जाता है जहां लोगों का इंटरेस्ट होता है। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भाई साहब इंटरेस्ट की पॉलिटिक्स है। ठीक है, वो उसी पर फोकस देते हैं जहां से उनका इंटरेस्ट निकलता है। जहां इंटरेस्ट नहीं है, मर रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। कोविड-19 के टाइम पर भी आप लोगों ने देखा, रशिया यूक्रेन लड़ाई के टाइम पर भी आप लोगों ने देखा, दवाई देने की बात आई तब आप लोगों ने देखा। तो ये फैक्ट है यार, जिंदगी में अगर आप लोग गरीब पैदा होते हो ना तो वो आप लोगों के हाथ में नहीं है, पर उसी गरीबी के साथ में अगर आप लोग मर जाते हो ना तो इसमें सरासर आप लोगों के हाथ में चीजें हैं। यानी कि आप लोगों ने जिंदगी में कुछ ऐसा किया ही नहीं कि आप लोग उस गरीबी से बाहर निकल आओ, अपने माँ बाप को कम से कम उस गरीबी से बाहर निकाल कर लेकर आओ। तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी इफिशिएंसी को यूज करना, एक अच्छी लाइफ देना अपने परिवार को, उनको जिस चीज की जरूरत है वो चीजें प्रोवाइड कराना, इसमें कोई गलत नहीं है। हाँ, बस शर्त यह है कि वो पैसा गलत तरीके से ना कमाया गया हो, मेहनत का पैसा हो, अच्छे तरीके से सही डायरेक्शन में उसको यूज किया गया हो। ठीक है, वैसे तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसके अंदर में ये टॉपिक इसका पार्ट नहीं है, एक एक्स्ट्रा टॉपिक है यहाँ पर। ये अलग से क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। तो इसी के अंदर एक एक्स्ट्रा टॉपिक मैं आप लोगों को बताता हूँ, विंड फॉल टैक्स के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। और उदाहरण के तौर पर लूंगा मैं उन लोगों को जो कि बहुत सारा पैसा कमा कर ले गए कोविड-19 के टाइम पर। जैसे कि दवाई बनाने वाली कंपनी जो ये दवाई बना रही थी, जो आप लोगों तक मेडिसिन, यानी कि मेडिसिन क्या बेसिकली वैक्सीन थी, वैक्सीन आप लोगों तक पहुंचा रही थी, इन्होंने बहुत पैसा कमाया। कोविड-19 के टाइम पर बहुत जगह ऐसी चीजें थी कि तेल का प्राइस जो है वो बिल्कुल डाउन हो गया, क्योंकि कोई यूज ही नहीं कर रहा था, सब जगह लॉकडाउन था। तो बहुत सारी कंपनी ऐसी थी, उन्होंने पैसा कमाया उस टाइम पर, क्योंकि तेल बहुत सस्ता मिल रहा था। तो इस टाइम पर गवर्नमेंट क्या करती है, जब इतना गेन तुमको मिल रहा है, इतना फायदा तुमको मिल रहा है, तो उसमें क्यों ना उन्हें कहते कि गंगा में थोड़ा सा हाथ हम भी धो लें। ठीक है, उन्हें कहते चलती हुई गंगा में एक तरीके से नहा ले हम भी। तो सरकार क्या करती है, वो अपना रिवेन्यू यहां पर बूस्ट करने का काम करती है इस टैक्स के थ्रू। उनके ऊपर जो इतना पैसा वो कमा रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट अपना लगा देते हैं। तो वो जो टैक्स यहां पर पे किया जाता है उन लोगों के द्वारा जो इतना एक्स्ट्रा पैसा कमा रहे हैं, ये एक तरीके से विंडफॉल टैक्स की कैटेगरी में यहां पर आता है। इसी के बारे में सारी की सारी चीजें आप लोग यहां पर भी समझ सकते हैं। विंडफॉल टैक्स के बारे में बात करें तो अगर हम लोग को ये चीज करनी है तो इसके ऊपर बहुत सारी रिकमेंडेशन भी दी जाती है कि कैसे यहां पर आप लोगों को चीजों को सुधारना है। ठीक है, कि कैसे लैंड टैक्स या फिर प्रॉपर्टी या फिर जो इंप्लीमेंट की जाती है जो चीजें, तो उनके ऊपर फोकस किया जाता है। हेल्थ सेक्टर देखिए होता क्या है, आप लोगों में एक उदाहरण के तौर पर बताता हूं। एक अमीर इंसान है जिसके पास में पैसा है, अगर वो बीमार हो गया तो वो आराम से कहीं पर भी जाकर अपना इलाज करवा सकता है आसानी से। पर लेकिन एक गरीब इंसान है, वो कई बार तो उसको इग्नोर कर देता है कि चलो यार ठीक हो जाएगी बीमारी ऐसी। तो अगर सरकार हेल्थ के ऊपर खर्च करना स्टार्ट कर दे तो फायदा किसको होगा? अमीरों को थोड़ी ना होगा, उसका फायदा गरीबों को होगा। तो हेल्थ के ऊपर जो सरकार इतना कम खर्च कर रही है उसके बहुत दिनों से बात चलेगी, कम से कम 2.5% तो कर दो यार। अब तक भी 2.5% नहीं किया जा रहा है। जापान, यूएसए और ये ऐसी कंट्री है जहां पर दबाकर हेल्थ के ऊपर खर्चा किया जाता है, और यहां पर हमारे देश में नहीं, 2.5% 2025 तक बोल रहे हैं। तो देखो खर्च करते हैं फिर नहीं करते हैं। बजट एलोकेशन टू एजुकेशन,
कोविड-19 के टाइम पर आप लोगों को ये देखने को मिला, बहुत सारे जो अमीरों के बच्चे भी थे उन्होंने प्राइवेट स्कूल जो है वो छोड़े और बहुत सारे लोगों ने जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। अमीरों की तो नहीं बोलेंगे, खैर मिडिल क्लास फैमिली के बोला जाएगा यहाँ पर। ये तो ऐसी सिचुएशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। हाइयर टैक्स लगाया जाए रिच पर्सन पर, क्योंकि रॉबिनहुड अप्रोच है कि अमीरों से पैसा निकालो और गरीबों तक पहुंचाओ। तो ये भी एक फॉलो किए जाते हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं फंडा, ठीक है। तो एक तरीके से विंडफॉल टैक्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं कि किस तरीके से रिकमेंडेशन दी जाती है, कैसे आप लोगों को चीज़ों को सुधारना है। बजट में एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, कम से कम 5 से 6% खर्च करना चाहिए जीडीपी का, यानी कि घरल सकल उत्पाद, यानी कि एक तरीके से ग्रोस जो जीडीपी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये सारी रिकमेंडेशन भी हैं इसी फील्ड की, जिनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो सारी बेसिक चीज़ें हो गई, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हो गए। अब यहाँ पर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ ऑक्सफोम के बारे में, जो कि रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही है। ऑक्सफोम जो है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये एक पर्टिकुलर बॉडी है जिसके अंदर में 20 इंडिपेंडेंट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि गरीबी को कैसे मिटाना है उसके ऊपर फोकस करती है। और गरीबी को क्यों मिटाना है, अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में आप लोग जाकर झांकोगे तो पहला नंबर वही है कि भाई साहब गरीबी को खत्म करना है, ठीक है। तो इसी के ऊपर फोकस करने के लिए 1942 में यहाँ पर ये लाया ऑक्सफोम इंटरनेशनल, ये बनाया गया। और ये मेजर जो है इसमें नॉन प्रॉफिट ग्रुप है जो कि इसके ऊपर फोकस करते हैं। अच्छी बात जो मुझे लगती है वो इसके हेडक्वार्टर की, ये अफ्रीका के अंदर में है ताकि और ज़्यादा फोकस किया जा सके। विजन ये है कैसे भुखमरी गरीबी को हटाना है, लोगों का डिस्क्रिमिनेशन कम करना है, लोगों तक सही चीज़ें पहुँचानी है। ये इसके सारे टारगेट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आप लोगों को हो जाते हैं यहाँ पर, जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इवन यहाँ से क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है, इजीली देख सकते हैं आप लोग। बोला जाता है कि इट इज ऑफन सेड द पुअर्टी लीड टू करप्शन, यानी कि गरीबी जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से करप्शन की तरफ को चीजें बढ़ाती हैं और ज्यादा। अगर लोग वेल टू डू फैमिली से सारी चीजें सही कर रहे हैं तो वहां पर फिर करप्शन की जरूरत पड़ती ही नहीं है। तो बोला गया कि व्हाट आर द बेसिक कॉजेज ऑफ द करप्शन अमंग द पीपल, यानी कि जो लोगों के अंदर जो एक तरीके से मूल भ्रष्टाचार का क्या कारण है। तो एक प्यारा सा क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हैं, और जो ऑलरेडी क्वेश्चन लिख रहे हैं टेलीग्राम के ऊपर जाकर सर्च करना, वहां पर आप लोग भी अपना आंसर पोस्ट कर सकते हैं। और कोशिश क्या करो कि यार 2 कम से कम या फिर 3 क्वेश्चन के आंसर जो है उनको आप लोग रिव्यू कर लो, और कहीं ना कहीं आप लोग क्या कर सकते हैं, नए पॉइंट्स मिल जाएंगे। और इसी के साथ में जो वहां पर लिख रहे हैं ऑलरेडी, उनसे आप लोग नया सीखोगे और आप लोग अपनी भी गलती वहां पर आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये पॉइंट मैंने छोड़ दिए। तो अच्छे से आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो आंसर राइटिंग में, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर विंडफॉल टैक्स के बारे में बोला है कि बूस्ट करता है गवर्नमेंट का रेवेन्यू, प्रोवाइड कराता है यहाँ पर पब्लिक सर्विस, कैन रीपे इंटरेस्ट बियरिंग कस्टमर। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है, तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। आंसर इसका डी हो गया। ये सारी की सारी चीजें अभी आप लोगों को यहाँ पर बताई, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं। ऑक्सफोम के बारे में अगर क्वेश्चन पूछ ले, बोला गया कि ये कॉन्फेडरेशन है जिसमें 20 आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी। और बोला गया कि ये फाउंड किया गया था 1942 में, और हेडक्वार्टर इसका यूरोप में है। अभी बताया ना, यही अच्छी चीज थी कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। तो ओनली 1, ओनली 2, बोथ या फिर नन। तो सही आंसर क्या है बताइए आप लोग यहाँ पर। सही आंसर है इसका ए, हेडक्वार्टर इसका यूरोप में नहीं है, अफ्रीका में है। यही बातें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई थी, ठीक है। तो हम लोगों ने कितने टॉपिक यहाँ पर कवर कर लिया अगर देखा जाए तो इसके अंदर आप लोग देखते हैं कि प्रॉपर एक अमीरी और गरीबी में डिफरेंस, अगर सोसाइटी में क्या इंपैक्ट है वो लिखने के लिए आ जाए तो आप लोग देख सकते हैं। रिपोर्ट प्रॉपर मैंने कवर कर दिया आप लोग यहाँ पर। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो आप लोगों को समझ में यहाँ से आ जाएंगे। क्या है बेसिकली यहाँ पर इसकी वजह से जो डेथ हो रही है लोगों को, ये भी एक्स्ट्रा टॉपिक आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। वुमेन इनइक्वलिटी के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए, इनइक्वलिटी ऑफ इनकम के बारे में, तो ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसे वुमेन को इंपावर करना है, वुमेन इंपावरमेंट के बारे में। सजेशन क्या है, विंडफॉल टैक्स के बारे में भी हम लोगों ने बातें कर ली, और एक ऑर्गेनाइजेशन भी हम लोगों ने यहाँ पर देख ली जिससे आप लोगों के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर ली और एक आंसर राइटिंग भी हो गया। तो ये इस तरीके से चीज़ें पढ़ोगे तो कभी भी एग्जाम में मार नहीं खाओगे, और कोई पूछेगा तो उससे आराम से चीज़ें बता भी पाओगे, ठीक है। बताना फिर भी कोई डाउट हो तो मैं बैठा हूँ, टेंशन नहीं लेने, क्यों नहीं कहते अभी हम जिंदा है, ठीक है। दोस्तों इसरो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश की जो कि हमको कई बार प्राउड होने के लिए मोमेंट देती है। अभी रिसेंटली इसरो जो है वो काफ़ी अच्छे लेवल पर कंपेयर की गई यूके के साथ में भी, क्योंकि यूके की जो एजेंसी है वो अनसक्सेसफुल रही कई सारे मिशंस में नॉर्मली देखने को मिलता है। हमारी इसरो का ना जो सक्सेस रेट है वो बड़ा शानदार है अगर आप लोग देखोगे, ठीक है। मतलब एक तरीके से जिस प्रोजेक्ट में हाथ डाल दिया भाई साहब उसको मतलब सक्सेस करके छोड़ दिया। ऐसे ही अगर आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी करो तो उसमें रिजल्ट आना चाहिए इसरो की तरीके से, ठीक है। अभी ये टॉपिक में बात करूंगा आप लोगों से शुक्रयान, ठीक है। तो शुक्रयान, तो शुक्रयान करना, ठीक है। तो शुक्रयान यानी कि इसके बारे में बात करेंगे हम लोग वीनस ग्रह के बारे में। पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं किसके बारे में मैं बात करने वाला हूं ताकि आप लोग समझ सकें। हमारा सोलर सिस्टम जो है उसमें टोटल मिलाकर आप लोगों को 8 ग्रह देखने को मिलते हैं।
हालांकि कहने के लिए तो यहाँ पर 9 ग्रह हुआ करते थे, पर बेचारे प्लूटो को इन्होंने लात मारकर बाहर निकाल दिया, बोले तू ग्रह की कैटेगरी के लायक नहीं है, ठीक है, तो उसको साइड में कर दिया। आज की डेट में आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलते हैं जैसे मरकरी, ये सूरज के सबसे पास में है और इसीलिए यहाँ पर इसको बुद्धू ग्रह बोलते हैं, सूरज के पास में बैठा हुआ है, बुद्धू जल रहा है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आप लोगों को वीनस देखने को मिलेगा, इसी को हम लोग शुक्र ग्रह बोलते हैं। शुक्र ग्रह और जो है यहाँ पर हमारी जो पृथ्वी है यहाँ पर, ये दोनों एक जैसे से ही हैं लगभग, ठीक है। तो ये माना जा रहा है कि अगर इसकी स्टडी भी की जाए तो बहुत कुछ हम लोग को जानने को मिल सकता है। हम लोग पृथ्वी के दोनों साइड में, इधर वीनस हो गया और इधर हो गया मार्स, यानी कि एक साइड में मंगल और एक साइड में शुक्र, तो इन दोनों के पीछे हम लोग पड़े हुए हैं कि इनके बारे में हम लोग को एक अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए ताकि हम लोग अंडरस्टैंड कर सकें जीवन के बारे में और कहाँ कहाँ पर चीज़ें जो हैं वो संभव है। आगे आप लोगों को जुपिटर देखने को मिलेगा, बृहस्पति जो कि सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। इसके आगे आप लोगों को सैटर्न यानी कि शनि ग्रह जो कि कईयों का भारी रहता है, कहते नहीं है महात्मा लोग कि हाँ तेरा शनि भारी चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा यूरेनस यानी कि अरुण, और यहाँ पर देखने को मिलेगा नेपच्यून यानी कि वरुण। तो ये टोटल मिला के 8 ग्रह आप लोगों के सामने हैं जिनके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। हमारा पूरा का पूरा फोकस रहने वाला है किसके ऊपर, ये है वीनस यानी कि जिसका नाम है क्या, शुक्र ग्रह। इसी शुक्र ग्रह के नाम पर हम लोगों ने अपना जो यान का नाम रखा, बाद में यान है और यहाँ पर है शुक्र, तो शुक्र यान इसका नाम हम लोगों ने रख दिया और इंग्लिश में इसको हम लोगों ने वीनस मिशन बोल दिया। तो ये तो हो गया इसका नामांकरण। अभी रिसेंटली हम लोगों ने बोला था कि इसको हम लोग जल्दी छोड़ेंगे मिशन को, पर लेकिन कोविड-19 आ गया और भी बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही हैं, तो इसकी वजह से जो ये हमारा मिशन था हम लोग थोड़ा सा इसको पोस्टपोन कर रहे हैं, यानी कि थोड़ा सा और टाइम लेंगे, तसल्ली में काम करेंगे। ऐसा नहीं कि आनंद फानन में छोड़ दिया और फिर जाके जो है दिक्कत हो गई, क्योंकि जो पैसा लगा होता है वो काफ़ी ह्यूज मनी लगी हुई होती है और जनता का पैसा होता है, टैक्स पेयर की मनी होती है, तो इसलिए एक बहुत ही अच्छी स्टडी के साथ में करना है। और वैसे भी कोई आसान काम तो है नहीं कि हाँ आप लोग रॉकेट छोड़ रहे हो, फुलझड़ी छुटा रहे हो अपनी कि हो गया काम खत्म, उसके बाद में साइड में हो गए। तो ये बातें हैं यहाँ पर। पहले हम लोगों ने ये मिशन जो था वो डिसाइड किया था कब, कि हम लोग इस मिशन को लेकर जाने वाले हैं 2024 तक का, पर लेकिन अभी हम लोग इस चीज़ को पोस्टपोन कर रहे हैं और हम लोगों ने इसको 2031 में बोल दिया है कि ये हमारा टारगेट यहाँ पर रहने वाला है। तो शुक्रियान फर्स्ट जो है पोस्टपोन कर दिया है आगे के लिए। तो साइंस एंड टेक के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जीएस पेपर 3 के लिए, तो इसके बारे में ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। अभी मिशन के बारे में मैं कुछ आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। सबसे पहले तो यहाँ पर ये अभी कोज जो बताया जा रहा है कि किसकी वजह से इसको यहाँ पर हम लोग पीछे लेकर जा रहे हैं, तो इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा सबसे बड़ा तो पेंडेमिक ही रीज़न बताया गया है, क्योंकि फिलहाल हम लोग अपनी ज़िंदगी में जो बेसिक चीज़ें हैं, खाना पीना दवाइयाँ, उसके ऊपर फोकस कर लें, बहुत सारी दिक्कतें हो गई, तो इसकी वजह से दिक्कतें निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर अर्थ से वीनस पर जाने के लिए हम लोगों ने बेसिकली जो टाइम ड्यूरेशन लगना है तो हम लोग को अच्छा खासा लगेगा, ठीक है। तो उसके चलते यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं अराउंड 19 मंथ तो वहाँ पर पहुँचेंगे। तो इसके चलते हम लोगों ने इसको पहले इसके लिए डेट डिवाइड कर दी है कि कैसे कैसे इसको लेकर चला जाएगा। तो लॉन्च डेट 26, 28 और इस तरीके से जो मिशन अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर वो आप लोगों को देखने को मिला है 2024। तो हमारे लिए तो एक तरीके से तो मतलब मिशन अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं हम लोग अपॉर्चुनिटी एक तरीके से, कि इसको जो लॉन्च करने की बात की जा रही थी, पर लेकिन अब जो हम लोगों ने फिक्स किया है तो उसके लिए हम लोग प्रॉपर अपने आप को तैयार भी कर पाएंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है यार हम ही लोग इस तरीके से कर रहे हैं, बहुत सारे और भी देश हैं अभी फिलहाल कोविड-19 ने जिनकी जो है एक तरीके से पतलून ढीली कर दी है, बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिली। तो ऐसा नहीं कि हमारे साथ में ये दिक्कत है। यूएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी वीनस मिशन को लेकर चल रही है 2031 तक का, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम पीछे जा रहे हैं तो ऐसा मतलब नहीं कि हम ही बस पीछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देखते हैं VERITAS, तो ये इनका मिशन है, ठीक है। अगर बात करें ENVISN इनविजन, ठीक है, तो ये किस किस के हैं, ये है यूएसए और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मिशन। चाइना जो है वो अपना मिशन 26 या फिर 27 में लॉन्च करने वाला है। तो टाइम देखो आप लोग, हम लोग इनसे सबसे पहले अपना मिशन लेकर बैठे हुए थे, पर लेकिन हमारी भी अभी कंडीशन थोड़ी खस्ता हो गई। तो पेंडेमिक हो गया, बहुत सारी रीजन हो गया, और हम लोग पहले सोच रहे थे कहाँ पर इसको लॉन्च करेंगे। अभी हम लोगों ने डिसाइड कर दिया कि पहले सामने वाले को देख लेते हैं कि वो कैसे लॉन्च कर रहा है, और जब उसका देखेंगे कि क्या क्या गलतियां कर रहे हैं तो वही वाली बात है कि दूसरों की गलतियों से सीखकर हम लोग आगे बढ़ने वाले लोग हैं, ठीक है। सामने वाला जब गलती करने के लिए तैयार है, बैठा हुआ है, तो देख लेना, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जब वो कहीं पर अपना सर मर मार के आ जाए, टूट फूटे टांग वांग, तो फिर हम बोलें कि हम यहाँ को नहीं जाएंगे भाई साहब, टांग टूटती है, सर फूटता है यहाँ तो, ठीक है। हम फिर बच के निकलेंगे अपना आराम से। तो वो वाली बातें हैं यहाँ पर। तो इसके चलते अभी जो हम लोग आराम से फिर अपना काम कर पाएंगे।
तो इसके लिए 31 की जो विंडो रखी गई है वो यहाँ पर काफ़ी गुड होगा, एक तरीके से एक्सपर्ट का भी ये मानना है, ठीक है। तो वेटिंग फॉर द फॉर्मर अप्रूवल, और जो मनी है वो तो अच्छा खासा लगेगा ही, क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि जैसे हम लोगों ने मंगल ग्रह देखा जिसके तरह मूवी में दिखाया गया कैसे ताम झाम जोड़ के हम लोगों ने लॉन्च कर दिया, सबसे सस्ता मिशन लॉन्च किया हम लोगों ने, समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर। तो ये अपने ही आप में एक अचीवमेंट दिखाता है हम लोगों का। तो अभी जो शुक्रियान है वो हम लोग बहुत ही तसल्ली में लॉन्च करने वाले हैं, काफ़ी एक सिस्टमेटिक वे में हम लोग इसको लेकर चलेंगे। इसके लिए जो हम लोगों ने डिसाइड किया है, इसको जो लॉन्च करने के लिए जो स्पेस क्राफ्ट होगा उसका नाम आप लोग याद रखते हैं, वो है ग्रेट SLV यानी कि GSLV, ठीक है। तो GSLV मार्क सेकंड यहाँ पर इसका इस्तेमाल करेगा इसको ले जाने के लिए, लॉन्च करने के लिए। तो उसमें प्रॉपर काफ़ी अच्छी रडार वगैरह या फिर बहुत ही सिस्टमेटिक वे में हम लोग अपने जो एक तरीके से ना इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे जो कि वहाँ पर चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके, क्योंकि बहुत ही वोल्केनिक एक्टिविटीज़ वहाँ पर देखने को मिलती हैं उस पर्टिकुलर ग्रह पर। स्पीडी क्लाउड वो तो भी सारी चीज़ें, तो सबको अंडरस्टैंड कर सकें, सरफेस के बारे में समझ सकें, सोलर विंड का क्या क्या है वहाँ पर, वो सारी चीज़ें हम लोग अंडरस्टैंड कर सकें। तो इसको अर्थ लाइक प्लैनेट बोला जाता है, यानी कि जैसा अर्थ है ऐसा ही यहाँ पर वीनस को बोला जाता है। तो इसके बारे में जानने की लोगों की इच्छा बहुत सारी है। मिशन पहले कहाँ है वीनस के, पहले यहाँ पर USA के द्वारा भेजा गया कुछ मिशन, जैसे कि 1962-74, ठीक है। दूसरा वीनस का 1978, फिर यहाँ पर 1989, रसिया के द्वारा भी यहाँ पर भेजा गया 1967, 1985 में, जापान के द्वारा यहाँ पर 2015 में, वीनस यूरोप के द्वारा भेजा गया 2005 में। तो ऐसा नहीं है कि हम ही यहाँ पर पहली बार ट्राई कर रहे हैं। हम लोग सोच रहे थे कि चाइना से पहले ट्राई कर दें, पर लेकिन चाइना अब हमसे पहले ट्राई कर लेगा यहाँ पर जाने के बारे में, जो भी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यानी कि चाइना हमसे आगे है, पर लेकिन मंगल ग्रह में हम लोग चाइना से आगे थे, याद रखिएगा, ठीक है। जो वीनस शब्द जो यहाँ पर निकल कर आ रहा है, इसका नाम कहाँ से निकाल कर लेकर आया गया है? तो मिशन काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ पर प्लैनेट वीनस के बारे में हम लोग जानेंगे। तो जो वीनस शब्द निकल कर आ रहा है, तो रोमन गॉड है, गोडेस है बेसिकली, जो लव और ब्यूटी के लिए जानी जाती है, ठीक है। तो उनका नाम वीनस है, उससे इसका नाम यहाँ पर प्लैनेट का नाम रखा गया। सेकंड प्लैनेट है अगर सूरज की साइड से हम लोग बातें करेंगे, ठीक है। और एक तरीके से यहाँ पर 6th इन द सोलर सिस्टम साइज और मास के हिसाब से अगर हम लोग बात करेंगे। इसी के साथ में सेकंड ब्राइटेस्ट एंड नेचुरल ऑब्जेक्ट के हिसाब से बात करें तो आफ्टर मून के, तो चमकने वाला ग्रह, ठीक है, ऐसा भी आप लोग बोल सकते हैं। अदर प्लैनेट सोलर सिस्टम में जैसे वीनस और यूरेनस है, ये दो ग्रह के बारे में आप लोग याद रखिएगा। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं एक बार। मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, एक तो वीनस के बारे में, ठीक है, और दूसरा जो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं वो है यूरेनस के बारे में। यानी कि एक मोटे मोटे तौर पर अगर मैं आप लोगों से बोलूं तो शुक्र ग्रह के बारे में और अरुण ग्रह के बारे में बातें कर रहा हूं। ये स्पिन करते हैं क्लॉकवाइज अपने एक्सिस पर, ठीक है, बाकी जो है इसके अपोजिट में करते हैं, तो उनसे ये अपोजिट है, तो ये आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। हॉटेस्ट है क्योंकि सूरज के पास में भी काफी अच्छा है, और इसी के साथ में एक जो डे होता है इसका वो लोंगर डे होता है देन ईयर, यानी कि जो हमारा होता है उससे ज्यादा इसका लोंगर आप लोगों को देखने को मिलता है। अर्थ का ट्विंस भी इसको कभी कभी बोलते हैं, क्योंकि मास, साइज, डेंसिटी जो है वो हमारे जैसी यहाँ पर बताई जाती है। कोई भी अगर बात करें यहाँ पर हम लोग जो चीजें अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। वीनस जो है वो 90 टाइम्स जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके ऊपर देखने को मिलता है। तो देखते हैं कि किस तरीके से चीजें वहां पर हम लोग खोज कर ला पाते हैं। तो ये वीनस के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी है यहाँ पर आप लोगों के लिए। अगर क्वेश्चन आप लोग कल को कोई पूछे तो याद रखिएगा, तो वीनस के ऊपर पहुंचने की तैयारी की जा रही है यहाँ पर। तो ये ग्रेविटी वगैरह बताई गई है, क्या क्या इंपैक्ट यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है। और जो भी वीनस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सारी इस स्लाइड में आप लोगों को प्रोवाइड करा दी है, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो जाए, तो इसरो का यहाँ पर ये मिशन आप लोगों को आने वाले टाइम में देखने को मिलने वाला है। इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं? जी हाँ, क्वेश्चन 2014 में यहाँ पर आप लोग देखते हैं। अगर बात करें तो अलग अलग मिशन के नाम दे दिए यहाँ पर, ठीक है। जैसे यहाँ पर केजेनी बेसिकली हाइगिंस, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर जो मैसेंजर हो गया, ये यहाँ पर आप लोगों का वॉयेजर 1 और 2 हो गया। तो पूछ लिए गए हैं आप लोगों से कि ये पर्टिकुलर किस किस के लिए मिशन थे यहाँ पर। तो ऐसा आप लोगों से मंगलयान के बारे में या फिर क्यूरियोसिटी के बारे में भी ऑलरेडी पास्ट में क्वेश्चन बन चुके हैं। तो कोई पर्टिकुलर मिशन उससे मैच करने के लिए आ जाता है कि इस मिशन का पर्पज क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा चुके हैं। तो इसको लेकर अगर आप लोग बेसिकली तैयार रखोगे तो एक बड़ा सीधा साधा सा क्वेश्चन आप लोगों के हाथ में लग जाता है, बिल्कुल, ठीक है, बिना कुछ एक तरीके से दिक्कत में पड़े हुए। तो आप लोग आसानी से एक ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर निकाल के लेकर आते हैं जिससे कि आप लोग आसानी से बता पाते हैं कि अच्छा ये बातें हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये पहला में बोला गया कि ये वीनस के लिए है, तो यहाँ पर ये वीनस के बारे में है ही नहीं है। ये बेसिकली यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये नॉर्मल तरीके से जो स्पेस रिसर्च के बारे में यहाँ पर बात की गई थी, तो ये पर्टिकुलर वीनस के लिए नहीं था यहाँ पर। तो ये आप लोग समझ सकते हैं, जिसमें नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी काम कर रहे थे। बाकी के दोनों बिल्कुल सही मैच कर रहे हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर समझिए क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से।
वैसे ये क्वेश्चन जो है पहले भी आप लोगों को मैं अटेम्प्ट करा चुका हूं कि मंगलयान के बारे में, तो बोला गया इसको मार्स ऑर्बिटर मिशन, नाम कितना प्यारा रखा था इसका, मोम, ठीक है। तो मार्स ऑर्बिटर मिशन इसका नाम रखा गया। ये इंडिया का, ये एक तरीके देखते हैं इंडिया सेकंड कंट्री है जो कि आफ्टर, जो बेसिकली मेड इंडिया द सेकंड कंट्री, जिसके द्वारा यहाँ पर मार्स के लिए यहाँ पर ये चीजें भेजी गई। आप लोगों को लगता है कि इंडिया सेकंड होगी? आप लोग ही क्या रहे हैं यहाँ पर? मुझे तो नहीं लगता, आप लोग बताइए। ओनली कंट्री है जो कि एक तरीके से इस तरीका बना पा रही है और वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में हम लोग यहाँ पर पहुंच पा रहे हैं। ये तो था, इसका तो वो नहीं कहता, रोला भी पड़ा था ठीक है, कि ऐसा हम लोगों ने किया है। तो हमसे पहले यहाँ पर अगर बात करें तो जापान, इसके साथ में अगर बात करें और भी कई सारी, सोवियत यूनियन हो गया, यूएसए हो गया, ठीक है, और भी कई सारी कंट्री यहाँ पर ट्राई कर चुके हैं, पर कुछ फेल हुए और कुछ सक्सेस हो गए। तो ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ पर दूसरे नंबर पर हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है और सी आंसर यहाँ पर सही हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन बन सकते हैं। कुछ मिशंस के नाम है यहाँ पर, जैसे वीनस हो गया, इसी के साथ में मैगलन हो गया, ठीक है, यहाँ पर वेगास हो गया, ये यहाँ पर बेसिकली अक्सतराक्षिकी ये हो गया, इसी के साथ में यहाँ पर ये वेनेरा हो गया, ठीक है। तो ये किस किस के मिशन है? तो पेयर को मैच करने के लिए बताया गया है। तो इसको आप लोग मैच करना और आंसर बताना, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 4 या फिर ऑल ऑफ द अबव। और आंसर सबके यहाँ पर है। पूरी स्लाइड आप लोगों के सामने यहाँ पर कि कौन कौन सा मिशन जो है वो किसके लिए है। तो इस स्लाइड को थोड़ा सा अपने पास रखना, क्योंकि ऑलरेडी पहले क्वेश्चन बन चुके हैं, तो आगे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अरे ऐसा टॉपिक है जो कि क्वेश्चन बनने लायक भी है, ठीक है, प्रीलिम्स में, खासकर प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर ये। वीनस के बारे में पूछ ले कि सेकंड प्लैनेट है फ्रॉम द अर्थ, ठीक है, 6th है साइज और मास के अंदर में, सेकंड ब्राइटेस्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट अगर आप लोग देखेंगे तो उसके बारे में बात की जा रही है, हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, वीनस 90 टाइम्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ पर, अनलाइक अदर प्लैनेट ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? ओनली 3, ओनली 5, ऑल ऑफ द अबो या फिर नन ऑफ द अबो, ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ पर है? तो क्लॉकवाइज है, ना कि एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर देखते हैं। तो सारी की सारी स्टेटमेंट आप लोगों के सामने है, इसको आसानी से देख लेना। एक जगह एक पीपीटी में सारी चीजें इकट्ठी हो गई आप लोगों के लिए। तो ये सारे ऐसी चीजें हैं, छोटी छोटे से क्वेश्चन जिससे बनते हैं, पास्ट में ही बन चुके हैं, जैसा मैंने आप लोगों को दिखा दिया। हमारा मिशन अभी पोस्टपोन किया गया, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा सकते हैं। ये सारे काम इसरो के हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये सारी चीजों को अंजाम पहुंचाने वाली है। तो बहुत ही बेसिक सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो उसको दूर कर आगे बढ़ना है। ओके, कहीं भी कोई डाउट नहीं रखना चाहिए। ओके दोस्तों, ये जो आर्टिकल है इसको मैं स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहूँगा। मान लीजिए आप लोग रहने वाले हैं नॉर्थ में किसी राज्य के, आप लोग जम्मू कश्मीर से या फिर हरियाणा से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से या उत्तराखंड से, मतलब किसी भी नॉर्थ वाले राज्य में आप लोग रहते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप लोग काम करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए अपना जाकर जो है किसी साउथ के राज्य में रहना स्टार्ट कर देते हैं, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु। और जब आप लोग अपनी पढ़ाई यहाँ पर कर रहे हैं, मान लीजिए आप लोग यहाँ पर अपना ग्रेजुएशन करने चले गए, अब आप लोगों के स्टेट में इलेक्शन हो गए, तो स्टेट में इलेक्शन में वोट डालने के लिए क्या आप लोग आओगे? इसका आंसर आप लोगों को बस यस या फिर नो में देना है, ठीक है। मतलब बताइए आओगे या फिर नहीं आओगे, यस या फिर नो में देके छोड़ देना, ठीक है। बाकी ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल बहुत सारी ऐसी समस्याओं की अभी जो है एक तरीके से दूर करता हुआ ऐसी समस्याओं को नजर आएगा। ये आर्टिकल बहुत ही डिटेल में कई दिनों से कवर किए जा रहे हैं, कई सारे न्यूज़पेपर में आर्टिकल आ रहे हैं, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी में भी अलग से सजेशन के बारे में बात की गई थी। तो इसलिए थोड़ा सा तसल्ली में बात करेंगे। हमारे देश में अगर हम लोग वोटिंग के बारे में बात करते हैं या फिर हम लोग इलेक्शन के बारे में बात करते हैं, तो इसको एक त्यौहार की तरीके से देखा जाता है, एक ऐसा फेस्टिवल जो कि 5 साल में आता है। वैसे 5 साल में सेंटर का और स्टेट का भी 5 साल में, पर लेकिन देश को अगर देखोगे तो बीच में आते रहते हैं इलेक्शन। क्यों? किसी न किसी राज्य में इलेक्शन होते रहते हैं। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है, एक नई इनिशिएटिव के बारे में बात की जा रही है और इस इनिशिएटिव का नाम रखा गया है RVM। मतलब क्या है? RVM के बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा और ये क्यों न्यूज में है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। इसको बोला गया है रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का क्या फंडा है, डिटेल में हम लोग समझेंगे। और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया आखिर क्यों इसको लेकर आ रहा है कि ऐसा कुछ होना चाहिए और इससे क्या क्या फायदा देखने को मिलेगा, और ये पर्टिकुलर किस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए लाया जा रहा है सोसाइटी में, यानी कि ये बुजुर्ग के लिए लिया जा रहा है, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए लाया जा रहा है, माइग्रेंट वर्कर के लिए लाया जा रहा है, जेंडर जो बेसिकली किन्नर कम्युनिटी के लिए लेकर आया जा रहा है, या हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए लेकर आया जा रहा है। तो बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेंगे एग्जाम में, ऑप्शन देके कि बता दो किसके लिए लाया जा रहा है। तो इसके बारे में सारी बातें करूंगा। नॉर्मली अगर आप लोग जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते हैं तो आप लोग वोट डालते हैं, तो ऐसा कोई सिस्टम रहता है आप लोगों के सामने। ये एक तरीके का ईवीएम पैनल है।
इसमें आप लोग अपनी वोट डालते हैं। ये है वीवीपैट, यानी कि जो वेरीफाइड जो आप लोगों का पेपर ऑडिट ट्रायल जो भी आप लोगों ने वोट दी वो यहाँ पर दिखेगा कि सही इंसान को वोट दिया फिर नहीं दी, और फिर उसकी चिट कटकर इसी के अंदर गिर जाएगी। बाहर लेकर आप लोग नहीं आ सकते। ये जस्ट आप लोगों के लिए वेरिफिकेशन है कि हाँ सही वोट गई है जिसको आप लोगों ने दी है। तो ये पूरा पैनल जो रहता है आउटसाइड सिस्टम से कनेक्ट नहीं रहता है, ना तो इसके साथ में कोई इंटरनेट का कनेक्शन रहता है कोई भी, ना किसी भी सोशल मीडिया का कनेक्शन रहता है। ये यहीं स्टार्ट होता है और यहीं खत्म हो जाता है। पर लेकिन फिर भी ये बोलते हैं कि ईवीएम को हैक कर लिया है। कई बार आप लोगों ने ये बातें सुनी होगी कि ईवीएम में गड़बड़ कर दी गई है, उसको टेम्पर किया जा रहा है। वो सारे मुद्दे आप लोगों ने देखे हैं, और मुद्दे ऐसे भी नहीं है कि एक तरीके से आनंद फानन में आते हैं और चले जाते हैं। ये लंबे समय तक बने भी रहते हैं, और इवन इन कंट्रोवर्सीज के ऊपर क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। जैसे कि खुद देख लीजिए आप लोग यहाँ पर, इन द लाइट ऑफ रिसेंट कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो यहाँ पर जो हम लोग उसको यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को, तो बात की जा रही है व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्योंकि अगर लोगों का ट्रस्ट नहीं होगा उसमें तो कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी। 2017 में यूपीएससी ने खुद क्वेश्चन पूछ लिया इसके ऊपर। तो यहाँ पर ट्रस्ट किस तरीके से लोगों का इंश्योर करना है, यानी कि कैसे यहाँ पर विश्वास लोगों का बना रहे, उसको कैसे सुनिश्चित करना है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए बहुत बड़ा एक तरीके से चैलेंज बना रहता है। ठीक है, तो ये आप लोगों से मैं कुछ कुछ बातें डिस्कस करूंगा काफी अच्छे से। जैसे मैंने अभी आप लोगों से पूछा, आप तो स्टूडेंट हैं कि कहीं पढ़ने चले गए किसी देश दूसरे एरिया में। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरे राज्य में जाकर काम करते हैं। जैसे कि कोई बिहार से मुंबई पहुंचा हुआ है, कोई यहाँ पर एक तरीके से वेस्ट बंगाल से अगर कोई देखे साउथ में पहुंचा हुआ है। बहुत सारे लोग आप लोगों को माइग्रेंट अलग अलग एरिया में, जैसे कि बहुत सारे खासकर साउथ इंडिया के जो एरिया हैं, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या वेस्ट बंगाल से अंडमान निकोबार वाले एरिया में आप लोगों को यहाँ पर जाते हुए लोग नजर आ जाते हैं अपना काम करने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इधर से उधर माइग्रेंट करते हैं अलग अलग रीजन की वजह से। इवन अगर बात करें, बहुत सारे लोग जो हैं वो कई सारे दूसरे राज्यों में जाकर शादी भी कर लेते हैं कि उस राज्य में जो है शादी होगी। ठीक है, दूर दूर जैसे कोई पढ़ते हुए कहीं मिल गए लड़का और लड़की और उन्होंने शादी कर ली। तो ऐसी भी चीजें देखने को मिलती हैं कई बार, हालांकि वो काफी कम केसेस हैं, पर लेकिन वो भी इस कैटेगरी में आएंगे कि लड़की जो है वो कहीं और जाकर रहने लग गई। तो ये भी आप लोग यहाँ पर कंडीशन देख सकते हैं। हालांकि वहां पर उसका वो वोटर आईडी कार्ड अलग बन जाएगा, पर मुद्दा क्या है घुमा फिरा कर, मुद्दा यहाँ पर यह कि एक ऐसा इंसान, एक ऐसा वर्कर जिसकी दिहाड़ी जो है दिन की 100 रुपये, 150 रुपये या 200 रुपये है, और वो कहीं जाकर काम कर रहा है, अपना जो है महीने के 3-4 हज़ार रुपये, 5,000 रुपये, 6,000 रुपये, 10,000 रुपये वो कमा रहा है। वो इंसान क्या वोट डालने के लिए वापस आएगा रेल का भाड़ा लगाकर, बस का भाड़ा लगाकर? अब एरोप्लेन में तो बैठने से रहा। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर कि कंडीशन ये बन जाती है कि उस इंसान की रोजी रोटी जो है वही नहीं चल पा रही है, वो वोट को बहुत ही लाइटली लेता है और उसको इग्नोर कर देता है। तो एक बहुत बड़ा सेक्शन जो कि पार्टिसिपेट कर सकता है वोटिंग के अंदर में, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है ओनली इस रीजन की वजह से क्योंकि उसको अपने ही एरिया में जाकर वोट डालनी पड़ती है, अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर वोट डालनी पड़ती है, अपने ही बूथ पर जाकर वोट डालनी पड़ती है बेसिकली। ठीक है, तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं इंसान को बांध रहे हैं कि तुम यहीं पर ही आकर वोट डालोगे, यहीं पर ही आपकी वोट डाली जाएगी, तो ही उसको हम लोग एज ए प्रॉपर वे में काउंट करेंगे, वरना इसका कोई मतलब रह नहीं जाता है। इस सिस्टम के ऊपर ध्यान देते हुए, क्योंकि इतने सारे माइग्रेंट वर्कर हैं, इसको ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर काम किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये काफी जरूरी है। अगर वो पार्टिसिपेट करेंगे तो उनके हिसाब से भी कम वो इंसान आएगा चुन के जो कि सही है और जिसको वो चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है इसकी वजह से? एक तो सबसे बड़ी बात तो ये होती है, पॉइंट नंबर 1 अगर आप लोगों से पूछे, जो वोटिंग टर्न आउट है, यानी कि कितने लोग वोट डाल सकते हैं, वो यहां पर डिक्रीज हो जाता है क्योंकि बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर जो हैं वोट नहीं डाल पाते हैं। ठीक है, तो ये काफी बड़ी दिक्कत देखने को मिलती है। और इसी के साथ में अगर कोई एक तरीके से आप लोग देखते हैं यहाँ पर बहुत सारी ऐसी, अगर कोई वोट डालने आता भी है तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, आया फिर एक दिन की टाइम में फिर वापस जा रहा है, तो बहुत सारी दिक्कत भी आती है। ठीक है, तो इसकी वजह से बोला जा रहा है कि हर थर्ड वोटर जो है वो इलिजिबल होगा, यानी कि लगभग 30 करोड़ के करीब लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर इस पर्टिकुलर चीजों में लगे रहते हैं और वो वोट नहीं डाल पाते हैं। 2019 के जो इलेक्शन हुए थे उसमें तो यहां पर बोला गया था कि एलिजिबल जो सिटीजन थे, वो जिनके द्वारा वोट डालनी थी, वो थे 91% के करीब, बेसिकली इससे भी ज्यादा, बेसिकली इलेक्शन ओवर 91% एलिजिबल सिटीजन, पर रजिस्टर जिन्होंने वोट की वो थे ओनली 67%। तो डिफरेंस जो था यहां पर वो कोई ना कोई बहुत सारे ऐसे रीजन भी आप लोगों को देखने को मिल रहे थे। ठीक है, इसी के साथ में यहां पर वोटर टर्नआउट मैंने आप लोगों को बता दिया, ये कम रहता है यहां पर। और कहीं ना कहीं आप लोग इससे आप लोग ये भी समझ सकते हैं कि जो वोटिंग राइट हमारे देश में लोगों को मिला हुआ है, वो उसका अपने अधिकार का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ये दिक्कतें देखने को मिलती है।
इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का खुद का डिसीजन है, उसने बोला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि एक्सप्लोर करो कि कोई ऐसा सॉल्यूशन है कि जिसके बेस पर आप लोग यहां पर कोई ऐसा सिस्टम लेकर आ सको कि वो लोग भी वोटिंग एक तरीके से कर सके। यानी कि खुद सुप्रीम कोर्ट यहां पर इसके ऊपर बोल रहा है कि आप लोग कुछ ऐसा करना चाहिए। तो इसके चलते यहां पर बहुत सारे ऐसे एरिया के लोग हैं जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। लगभग 10 मिलियन के करीब जो माइग्रेंट वर्कर हैं, ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो रजिस्टर किए गए हैं अभी गवर्नमेंट के ई श्रम पोर्टल के ऊपर, तो उससे भी पता चल रहा है कितने सारे लोग जो हैं इधर उधर जा रहे हैं। तो रिमोट वोटिंग प्रोजेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए एक वरदान साबित होगा कि अपनी वोट का अधिकार यहां पर वो इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इसके लिए यहां पर प्रपोजल लेकर आया गया है कि जो पर्टिकुलर वोटिंग मशीन है उसके अंदर में कुछ इस तरीके से चीजों को मॉडिफाइड किया जाए, उसका मॉडिफाइड वर्जन लेकर आ जाए ईवीएम का। जो ये ईवीएम यहां पर रखी हुई ना, तो इसका कोई मॉडिफाइड वर्जन लेकर यहां पर आ जाए। उस मॉडिफाइड वर्जन में वो बैठा हुआ, मान लीजिए पर्टिकुलर पर्सन जो है वो बिहार का है और वो पहुंचा हुआ आज की डेट में महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र में जहां पर वो रह रहा है वहीं पर ही वो वोट डाले और उसकी वोट जो है उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चली जाए जो कि बिहार के अंदर में। तो स्पेशल रिमोट पोलिंग बूथ उसके लिए बनाए जाए अलग अलग स्टेट में, और ये मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को हैंडल कर सकते हैं। अब यहां पे थोड़ा सा आप लोग समझिएगा मैं क्या बोलने चाह रहा हूं। मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, अब यहां पर आप लोगों को इसको यहां पर मैं आप लोगों को मैप में समझा देता हूं। बिहार का कोई पर्सन है, अब ऐसा तो है नहीं कि बिहार का पर्सन पर महाराष्ट्र में गया हुआ है, बिहार का पर्सन गुजरात में भी हो सकता है, बिहार का पर्सन यहां पर कर्नाटक में भी हो सकता है। अब बिहारी क्यों हो सकता है उत्तर प्रदेश का इंसान गुजरात में गया हो, उत्तर प्रदेश का इंसान जो है महाराष्ट्र में गया हो, और उत्तर प्रदेश का इंसान जो है वो कर्नाटक में गया हो। उत्तर प्रदेश का ही क्यों हो सकता है गुजरात का इंसान जो है वो उत्तर प्रदेश में गया हो, गुजरात का इंसान जो है बिहार में गया हो, गुजरात का इंसान जो है उड़ीसा में गया हो, गुजरात का इंसान जो है तेलंगाना में गया हो, राजस्थान का इंसान जो है वो गुजरात में गया हो, राजस्थान का इंसान महाराष्ट्र में गया हो, राजस्थान का इंसान जो है वो कहां पर गया हो। तो इतने सारे लोग, अलग अलग राज्य के लोग जो हैं वो अलग अलग राज्य में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो अगर कोई हम लोग यहां पर महाराष्ट्र के अंदर में कोई ऐसा बूथ लगा रहे हैं तो उस बूथ के आसपास में कोई यूपी का भी इंसान हो सकता है, कोई बिहार का भी हो सकता है, कोई गुजरात का भी हो सकता है, कोई यहां पर तमिलनाडु का भी हो सकता है। तो वो स्पेशल बूथ जो होगा वो सबके लिए होगा, ऐसा नहीं कि स्टेट के लिए अलग अलग यहां पर बनाया जाएगा, ठीक है। तो मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी को हैंडल करने के लिए एक पोलिंग बूथ बनाया जाए, ये मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर जो नॉर्मली सिस्टम था, तो मशीन के अंदर में कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन किया जाए ताकि डायनामिक बैलेट पेपर डिस्प्ले वो कर सके और अपने अपने लोगों को वोट जो है वो यहां पर डाल सके। पर मुद्दा क्या है, फिर वही मुद्दा निकल कर आता है कि नॉर्मल ईवीएम के ऊपर हम लोग इतने सारे आरोप लगा देते हैं, तो क्या इसके अंदर में दिक्कत करने के चांसेस नहीं हो सकते हैं। तो यहां से बोला जा रहा है कि हो सकता है कि बहुत सारा जो एक तरीके से ना गलत तरीके से टेम्पर किया जा सके उसको, ठीक है, वो चीजें देखने को मिलेगी। इसी के साथ में जो सबसे बड़ी चीज ये आती है कि जो वोट काउंट की जाएंगी या वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट काउंट की जाएंगी या फिर इनको मशीन को लेकर वहां पर जाया जाएगा लेकर, ठीक है। तो ये देखने को मिलेगी कि कैसे कैसे चीज चल रही है। तो रिजल्ट जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो किस तरीके से होम डिस्ट्रिक्ट में शेयर करने वाला है, वहां पर कोई इंसान जो है वहां पर बैठा हुआ है। तो कुछ छोटी छोटी ऐसी दिक्कतें भी हैं, पर वो ये चाह है तो रहा है। तो यहां पर कुछ ऐसा सिस्टम अगर तैयार किया जाए, ब्लॉक डायग्राम है यहां पर आरवीएम का, जिसको यहां पर तैयार करने की बात की जा रही है कि एक ही सिस्टम में अलग अलग एरिया के लोग जो हैं वो यहां पर इस तरीके से वोट डालकर पार्टिसिपेट कर सकें, ताकि कंपाइल किया जा सके कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी के सिस्टम लोग जो हैं वो वहां पर आ रहे हैं। तो ये एक ऐसी मशीन बनाई जा रही है जो करंट ईवीएम का एक मॉडिफाइड वर्जन होगा, और इसके ऊपर अभी स्टडी भी की जा रही है। इसको अभी यहां पर एक तरीके से अलग अलग तरीके से इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, क्योंकि जब तक लोगों को ट्रस्ट नहीं होगा तब तक ये सिस्टम जो है वो ढंग से काम नहीं करेगा। ट्रस्ट यार बहुत खतरनाक चीज है, लोग ना ट्रस्ट के ऊपर अपनी जान भी दे देते हैं, और लोग जो है ट्रस्ट, अगर एक तरीके से ट्रस्ट ना हो तो तुम उससे कुछ नहीं करवा पाओगे इंसान से पर्टिकुलर। तो ट्रस्ट एक ऐसी चीज है जो कि लोगों को एक बहुत ही उच्च दर्जे का एक तरीके सामने वाले के साथ में कनेक्शन क्रिएट करवा देता है। तो इसलिए ट्रस्ट के ऊपर यहां पर सारी बात की जा रही है। तो ये टोटल मुद्दे जो मैंने आप लोगों को बताए यहां पर, इसके बारे में अगर आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन हो तो वो कंफ्यूजन आप लोगों को दूर करना है। और ये कैसा सिस्टम है जो कि इलेक्शन, देखिए इलेक्शन के लिए वो लोग वेट कर रहे होते हैं, अभी इलेक्शन हो जाता है तो नेक्स्ट इलेक्शन आएगा, ठीक है। हमारे देश में तो एक नेक्स्ट लेवल का त्योहार रहता है इलेक्शन, जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया था, और संविधान के अंदर में इसके बारे में बाकायदा सिस्टम रखा गया है कि किस तरीके से इलेक्शन जो है वो तुमको कंडक्ट कराने हैं। तो पूरा सिस्टम हमारे संविधान के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो इसलिए संविधान के अंदर बाकायदा आर्टिकल दे रखे हैं। आप लोगों को पता है ना, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक संवैधानिक पोस्ट है, ताकि इलेक्शन जो है वो सही से कंडक्ट कराए जा सके। तो आर्टिकल जो 324 है वो एक पावर देता है कि आप लोग फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करा सको पर्टिकुलर
पर्टिकुलर एरिया के अंदर में। और ये इलेक्शन जो है वो लोगों के अंदर ट्रस्ट क्रिएट करते हैं कि तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो पार्लियामेंट के अंदर में, यानी कि जो हमारे जो हैं सांसद साहब हैं, तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो स्टेट असेंबली के अंदर में, यानी कि जो हमारे जो हैं विधायक साहब हैं, वो जाकर बैठेंगे और तुम्हारे लिए कानून बनाएंगे और वो जो लॉ होगा वो देश में इंप्लीमेंट किया जाएगा और लोगों का फायदा होगा। तो एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में अपनी रिप्रेजेंटेशन को यहाँ पर हम लोग दिखाते हैं कि हाँ, इस तरीके से हमारी रिप्रेजेंटेशन जो है वो लोग करेंगे। और ये एक तरीके से जरूरी भी है क्योंकि हर एक इंसान जो है वो जाकर तो पार्लियामेंट में बैठ नहीं सकता, तो ये इनडायरेक्ट वे में हमारे रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं। पर लेकिन बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज होंगे यहाँ पर, ठीक है। एक तो सामने वाले पर्सन को अपने आप को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हाँ, मैं वहाँ पर एज एक तरीके से वोटिंग डालने जा रहा हूँ, ठीक है। तो एक ये सारी चीज़ें जो एक सीक्रेट कंट्रोल पैनल में भी होनी चाहिए, पता चला कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ हो रहा है वहाँ पर, तो ये चीज़ें हैं। नंबर ऑफ बूथ सेटअप किस लोकेशन पे किए जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कोई महाराष्ट्र के किसी एरिया में, कोई किसी में हो, वहाँ पर किस एरिया में उसको सेटअप करना है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसे इश्यूज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। लीगल चैलेंज क्या होंगे यहाँ पर, आप लोगों को पता है हमारे देश में दो कानून है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट जो कि 1951 का है और 1950 का है, ठीक है। तो ये दोनों के अंदर अमेंडमेंट करना पड़ेगा। हमारे देश में कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल है 1961 के, उसके अंदर में आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली चेंज करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्शन रूल है 1960 के, उसके अंदर में आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा। तो ये है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि ये ऐसा नहीं कि झट मंगनी पट बिया हो गया, टेक्निकल भी कई सारे चैलेंज आएंगे, लेजिस्लेटिव कई सारे चैलेंज आएंगे, इसी के साथ में यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव कई सारे चैलेंज आएंगे। उन सारे चैलेंज को पार करते हुए अगर हम लोग यहाँ पर ये सिस्टम इंप्लीमेंट कर पाते हैं तो ये एक और डेमोक्रेसी की एक नेक्स्ट लेवल की जीत आप लोगों को यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। आप लोग ही क्या राय है कि यहाँ पर ये किस तरीके से काम करेगा और क्या क्या चीज़ है, तो इसमें आप लोग क्या सोचते हैं। वैसे ईवीएम कैसे काम करती है वो आप लोगों को पता ही है। किसी ने वोट डाली है आप में से, पहले ये बताइए वोट तो आप लोगों ने सबने दी होगी ना, तो यहाँ पर उसी के बारे में बेसिकली बात की जा रही है। तो ये पूरा सिस्टम इसी से रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन पूछो 2017 में यूपीएससी ने पूछा क्वेश्चन कि राइट टू वोट जो है वो राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया, ये कैसा राइट है अगर आप लोगों से पूछा जाए। फंडामेंटल राइट है क्या? अगर फंडामेंटल राइट होता तो आप लोग सोचो कोई जेल में बंद है तो उसको जेल में से निकाल के उसको वोट डालने के लिए बोलता तो उसको डलवानी पड़ती, ठीक है। नेचुरल राइट है क्या? नेचुरल राइट कि हाँ ठीक है पैदा हो गए तो तुमको अधिकार मिल गया, ऐसा है क्या? हर एक इंसान को अधिकार मिल जाता है? नहीं, 18 साल के बाद में आप लोगों को अधिकार मिलता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है क्या? ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो कि संविधान में इसके बारे में लिखा हुआ है कि इंसान को अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया? आंसर इसका सी हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर ये जो एक ऐसा राइट है कि आप लोगों को इलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये एक फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में इसको नहीं रखा जा सकता है, ठीक है। तो इसको स्टैट्यूटरी भी बोला जा सकता है क्योंकि कई सारे कानून हम लोग बनाते हैं इनके ऊपर में, ठीक है। तो ये एक तरीके से ऐसे वोट डालना है तो ये समझिएगा इसके बारे में। तो बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक और छोटी सी बात मैं यहाँ पर बता दूं, आर्टिकल 326 आप लोग यहाँ पर याद रख लीजिएगा। आर्टिकल 326 में यहाँ पर राइट टू वोट जो है वो गारंटी दी जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि अगर 18 साल से ऊपर का कोई पर्टिकुलर पर्सन है तो उसको अधिकार है वोट डालने का। तो कौन सा आर्टिकल देता है यहाँ पर? आर्टिकल 326। तो ये आप लोगों को अधिकार देता है। तो आप लोगों का वैसे भी राइट हो गया, ठीक है। इससे ऐसे रख लेना, 3 में 2 की गुना कर दी और 6 हो गया, ठीक है। भूलोगे नहीं ना? आप बताओ, भूल जाओगे या बोलोगे? याद रख लेना, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाएगा। आरवीएम मशीन के बारे में बोला गया कि एक मॉडिफाइड वर्जन है एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का। बस बताइए सही है गलत? आरवीएम जो है वो हैंडल करता है सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी, ए सिंगल रिमोट पोलिंग बूथ। सही आंसर क्या है? 1, 2 बोथ या फिर नन? तो सही आंसर बताइए आप लोग क्या है। अभी मैंने बताया यहाँ पर सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी को हैंडल करेगा भाई साहब, ठीक है। और ये मॉडिफाइड वर्जन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आंसर यहाँ पर इसका ए हो गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं और ये आंसर राइटिंग का हो ही गया। बाकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पहले भी कई बार पढ़ा चुका हूँ, थोड़ा सा जाकर पॉलिटी में एक बार रिवाइज कर लेना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बाय वीर सर्च कर लेना पॉलिटी के अंदर में, पूरा लेक्चर आप लोगों के सामने खुल के आ जाएगा। कोई भी डाउट कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसको आप लोग जरूर देखेगा, कोई डाउट होगा फिर बताना, उसको दूर किया जाएगा, ओके। नॉर्मली आप लोग पैसा निकालने के लिए यूज करते हैं एटीएम पर, लेकिन यहाँ पर जो एटीएम है ये एटीएमएस है। ये क्या है इसके बारे में डिस्कस करूंगा। और यहाँ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा बात की जा रही है कुछ चीज़ों के बारे में। ये है एटीएमएस, जिसको बोलते हैं एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहले तो ट्रैफिक के बारे में बात की जा रही है तो समझ में आ ही जाना चाहिए कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर का काम होगा। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंदर एक अथॉरिटी आती है जिसको बोलते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नितिन गडकरी साहब जो हैं वो आज की डेट में इसके मिनिस्टर हैं।
तो अभी यहाँ पर हमारे देश में ये माना जाता है कि लगभग 4.5 से 5 लाख के करीब एक्सीडेंट होते हैं हर साल। उसमें से 1.5 लाख के करीब लोगों की जान चली जाती है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है दुनिया के साथ में कंपेयर करेंगे। तो एक्सीडेंट को रोकने के लिए इसका सिस्टम किया जाएगा, इसको इस्तेमाल किया जाएगा एटीएमएस को। ये एक तरीका सोल्यूशन है जो कि मैनेज करेगा हाईवे के ऊपर जो ट्रैफिक है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन, और इंश्योर करेगा सेफ्टी को। ये एटीएमएस जो है ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है अराउंड 3000 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे पे स्टार्टिंग में, और फिर यहाँ पर आगे चीज़ों को ढंग से इंप्लीमेंट किया जाएगा। इन केस ऑफ कमर्शियल व्हीकल जो सिस्टम है वो चेक करेगा कि वैलिडिटी ऑफ फिटनेस सर्टिफिकेट क्या है, वो सारी चीज़ें बताएगा। तो इसके चलते सही व्हीकल जो है, सही जो एक तरीके से वाहन, वही सड़क पर दिखेगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो इन सब चीज़ों को देखती है, और जीआईएस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है, ड्रोन, वीडियो, नेटवर्किंग, सर्वे व्हीकल, तो सबको ढंग से इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि चीज़ों को संभाला जा सके। आज की डेट में सारी चीज़ें इंटरनेट से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं, ठीक है। आप लोग जो भी आज के डेट में ना ऑनलाइन अपना पेमेंट करते हो सारी चीज़ें, तो इसीलिए यहाँ पर इनका इस्तेमाल करके एक्सीडेंट को भी रोकने के लिए एटीएस सिस्टम का यूज़ किया जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो ये इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि हाईवे पे जब चलती है गाड़ी तो उसको एक सिस्टमेटिक वे में मैनेज किया जाए कि हाँ जिस तरीके से चीज़ चल रही है कि एक्सीडेंट ना हो सके। तो एक्सीडेंट रोकने का तरीका यहाँ पर खोजा जा रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो एक टेक्निकल सॉल्यूशन बोला है उसने एटीएमएस को, ठीक है, तो इंप्रूव करने के लिए सिचुएशन जो भी यहाँ पर आज के डेट में दिक्कतें देखने को मिल रही है कि रोड पर बहुत कंजेशन रहता है, तो रोड से पहले ही चीज़ों को एक तरीके से ना उस पर मौके पे जाके न रुके, ठीक है, तो एक तरीके से ना थोड़ा सा पहले चीज़ों को रोके, चीज़ों को मैनेज किया जाए। दैट कई बार ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा होता है तब जाकर चीज़ सुधरती है, तो उसका एक अच्छा सोल्यूशन यहाँ पर निकाला गया टेक्नोलॉजिकल तरीके से। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में ये एक ऐसी बॉडी है जो कि सड़क निर्माण को मैनेज करने और एक तरीके से बनाने का काम करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है अपने आप में। अगर इसके बारे में बात करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है यहाँ पर ये, और इसका बेसिक काम ये है कि कैसे हम लोग को हाईवे बनाना है, ठीक है, और ये कहते हैं कि हाईवे नहीं है, देश का निर्माण कर रहे हैं, ऐसा ही अपना मोटो रखते हैं, और ये रियलिटी भी है यहाँ पर। अगर आप लोग ढंग से देखोगे, जैसे जैसे हाईवे बनते हैं देश की कनेक्टिविटी और देश में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उसका निर्माण होता हुआ आप लोगों को नजर आता है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट था। ये जो आर्टिकल है जो मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया, तो उसी का एक छोटू वर्जन है यहाँ पर, ये तो काफ़ी डिटेल है, मैंने आप लोगों को समझा दिया इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के बारे में। तो कोई भी बेसिक जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी आप लोगों को बता दी है। अब कोई भी कन्फ्यूजन उसके बारे में आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। एक तरीका रिविजन हो जाएगा आप लोग यहाँ पर, तो इसको भी आप लोग आर्टिकल को देख लेना। वही है, रिपोर्ट के बारे में जरूर याद रखिएगा, प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा सकता है कि किसके द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। सर्वाइवल ऑफ रिचेस्ट रिपोर्ट बाय ऑक्सफोर्ड म्यूंटर इंटरनेशनल, तो ये कम से कम पता होना चाहिए। और इसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने डिस्कस कर ही लिया था आप लोगों से, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन भी कवर हो गई और टॉपिक भी कवर हो गया, क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों के करा ही दी है, कंफ्यूज आना नहीं है। अगर आप लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों ने नाबार्ड के बारे में जरूर सुना होगा। एक ऐसा सिस्टम है जो कि खासकर गांव वाले एरिया को डेवलप करने का काम करता है। फुल फॉर्म बताइए जरा इसकी क्या है, देखता हूं कौन कौन बताता है। अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर स्किल डेवलपमेंट की बात की जा रही है। थारू पीपल, जो कि थारू लोग हैं, उनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है, तो समझते हैं पूरा डिटेल में टॉपिक को। थारू जो लोग हैं यहाँ पर, ये आप लोग को बेसिकली तराई वाले रीजन में देखने को मिलते हैं, खासकर हिमालयन रीजन में, जो आप लोग को नेपाल वाला रीजन, उसके जो नीचे वाला आप लोग को रीजन देखने को मिलता है उधर। इसी के साथ में आप लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड वाले रीजन में ये आप लोगों को नजर आएंगे। ये पर्टिकुलर एक यहाँ पर सेंचुरी है जिसको बोला गया यहाँ पर कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, तो ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पर, इसके आसपास में स्किल डेवलपमेंट की बात यहाँ पर की जा रही है थारू लोगों के लिए। तो बेसिकली नाबार्ड के द्वारा, नाबार्ड क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के बारे में बात करेगा थारू लोगों के लिए, ठीक है। तो इनकी जो एक तरीके से लैंग्वेज थारू है, आप लोग बोल सकते हैं एक तरीके से यहाँ पर स्पीकिंग वेरियस डायलेक्ट ऑफ थारू लैंग्वेज, जैसे इंडो आर्यन, जो ये सब एक तरीके से ग्रुप है इंडो आर्यन। तो यहाँ पर एक नहीं, आप लोग देखते हैं अलग अलग लैंग्वेज जो लोग बोले जाती हैं, इसीलिए कहते हैं कि कोस कोस पे बदले बानी, सवा कोस पे पानी, इस तरीके से जो डायलॉग बोला जाता है, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर सेंचुरी के अंदर में जो आप लोगों को यहाँ पर चीज़ें सुधरती हुई नजर आएंगी, जो कि बहराइच डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश के है, और यहाँ पर आप लोगों को पार्ट भी देखने को मिलेगा दुधवा टाइगर रिजर्व का, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में इंडिया और नेपाल की जो कनेक्टिविटी है वो भी यहाँ पर आप लोग देखते हैं। तो इसके डेवलपमेंट के लिए तो ये बैंकिंग में तो क्वेश्चन बन ही सकता है
ऊपर से स्किल डेवलपमेंट की बात की जा रही है, तो ये वैसे भी आप लोग की ट्राइबल कम्युनिटी के इंप्रूवमेंट के लिए क्या क्या कर सकते हैं। आप लोग ट्राइबल कम्युनिटी में एक चीज़ जो बड़े ही अच्छे से फील कर सकते हैं, वो अपने कल्चर को बड़े सहज कर रखते हैं। जैसे अपना पहनावा हो गया, अपना खान पीन हो गया, डांस हो गया, उसमें बड़े ही अच्छे से वो लाइफ को एंजॉय करते हैं। और हम जैसे लोग जो कि पढ़े लिखे एक तरीके से ना एक क्या बोलूँ बस सर चीज़ों से दूर हटते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि समझदार हो गए हम थोड़े से, तो कभी कभी थोड़ा बेवकूफ़ भी हो जाना चाहिए, कभी डांस वांस भी कर लेना चाहिए, गाना साना भी गा लेना चाहिए। अकेले में डांस कर लिया करो, किसी को दिखाना थोड़ी ना है। कूद उछल कूद लिए थोड़े से क्या जा रहा है, तो अपना मनोरंजन खुद कर लिया करो, किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ओके, आगे बात करते हैं। यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको इकोनॉमी के साथ साथ में साइंस एंड टेक के साथ में भी कनेक्ट कर सकते हैं, और बात की जा रही है जियो स्पेशल हैकाथॉन के बारे में। तो ये एक तरीका स्टार्टअप को सपोर्ट करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, और यहाँ पर ये हैकाथॉन जो है वो एंड होगी 10 मार्च 2023, यानी कि आने वाले टाइम पे इसके बारे में और जिक्र आप लोगों को होता हुआ नजर आएगा। तो जिक्र है तो फिक्र है, इसलिए थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में। ये मिनिस्टर साहब है, कौन है, पहचानो, नाम बताइए। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा अनाउंस किया गया जियो स्पेशल हैकाथॉन। ये प्रमोट करेगा इनोवेशन, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेसिकली बोल सकते हैं। कटिंग एज टेक्नोलॉजी का मतलब अगर मोटे मोटे भाषा में आप लोग समझें, खासकर जो स्टार्टअप कम्युनिटी को सपोर्ट करेंगे ताकि बिजनेस जो है वो हमारे देश में बढ़े, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो जियो स्पेशल हैकाथॉन जो है वो स्ट्रेंथन कंट्री की जो सिचुएशन जियो स्पेशल सेक्टर में इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि जैसे लोकेशन ट्रेस करते हैं ना आप लोग, कहाँ पर खाना आ गया वो सब चीज़ें, तो इसी का माध्यम का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। तो अपने ही आप में काफ़ी अप्रिशिएट करने लायक ये सिस्टम है जिसको आप लोग समझ सकते हैं। तो कन्फ्यूज आना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाए तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा इसके बारे में, तो इसलिए याद रखिएगा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इंडिया के अंदर की कुछ डायरेक्ट जो क्वेश्चन आप लोग ये बन सकते हैं, बोलेंगे कि किसके द्वारा पब्लिश किया गया सर्वे ऑन डाइटरी सप्लीमेंट। तो ये है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है इसको FSSAI। FSSAI तो नाम आप लोग याद रखिएगा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जो स्टैच्यूट यानी कि कानून पास करके बनाई जाती है पार्लियामेंट के अंदर में। तो ये भी ऐसे ही बनाई गई, और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके अंडर में आती है, ठीक है। उड़ीसा के द्वारा यहाँ पर ये फेस्टिवल होस्ट किया गया, ये फेस्टिवल है यहाँ पर डॉट फेस्ट। तो इसके बारे में आप लोगों को पता है कुछ। उड़ीसा के अंदर में आप लोगों को हॉकी का वर्ल्ड कप भी देखने को मिल रहा है, तो उसके साथ में कनेक्ट करके इसको आप लोग देखते हैं। कल्चर दिखाने का एक तरीका है, 15 से लेके 29 जनवरी तक ये फेस्टिवल आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के द्वारा काफ़ी सिग्निफिकेंस मूव लाया गया यहाँ पर, कि जो इंडियन अब्रोड में रहते हैं वो पेमेंट सिस्टम के लिए UPI का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो डोमेस्टिक बैंक अकाउंट के साथ में अगर लिंक है तो फॉरेन नंबर के साथ में यहाँ पर कनेक्ट करके चीज़ों को लेकर चल सकते हैं। ये बेसिकली क्या क्या सिस्टम चल रहे हैं आप लोगों को पता ही है। अपनी करेंसी जो हमारा रुपी है उसको इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि अपनी करेंसी को हम लोग इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं। तो अपने ही आप में ये काफ़ी बड़ा अचीवमेंट होगा अगर इसको ढंग से हम लोग लेकर चल पाते हैं तो, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। इकोनॉमी वाले सेक्शन में आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा सकता है कि RBI के द्वारा प्रपोज किया गया एक्सपेक्टेड लॉस बेस्ड अप्रोच फॉर प्रोविजनिंग बाय द बैंक। एक तरीके से आप लोगों ने सुना है ना NPA, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो पैसा होता है कि जब बैंक किसी को उधार देता है तो इसका मतलब होता है कि इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट, पैसा मूल भी नहीं आएगा यहाँ पर, तो उसको कैसे रोका जाए। तो उसके ऊपर ये फोकस करने का एक तरीका होगा कि पहले से ही चीज़ों को एक्सपेक्ट करो कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो ये RBI के द्वारा प्रपोज किया गया है। तो पूछा जाए लॉस बेस अप्रोच किसकी है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री, नीति आयोग, RBI, तो ऐसे ऑप्शन दे सकते हैं। इंडिया फिस्कल डेफिसिट जो है 2023 एस्टिमेशन लगा जा रहा है 7.5 लाख करोड़, ठीक है। और यहाँ पर 2024 के लिए 7.95 लाख करोड़ ये SBI के द्वारा बताई गई है। यानी कि अभी चीज़ें जो हैं वो पैटर्न में नहीं है, आने वाले टाइम में भी दिक्कतें जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं। पेटीएम बैंक जो है उसको RBI की नोट मिल गई है ऑपरेट करने के लिए भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के तौर पर, ठीक है। तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट बोल सकते हैं कि छोटे छोटे ऐसे सिस्टम आ रहे हैं देश के अंदर में जो कि और अच्छे लेवल पर चीज़ों को ले जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकते हैं यहाँ पर, डायरेक्ट यहाँ पर पूछा सकता है कि R बोनी गैब्रियल तो मिस यूनिवर्स बनी है 2023 के लिए यहाँ पर, और ये किस कंट्री की है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, USA की है यहाँ पर ये। तो वर्ल्ड न्यूज़ में, पर्सन इन न्यूज़ में भी क्वेश्चन बन सकता है। श्रीलंका और यूनाइटेड स्टेट के द्वारा कंडक्ट की जा रही है वीक लॉन्ग एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज जनवरी में।
प्रिपेयर करने के लिए डिजास्टर रिलीफ के साथ में, ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन में। हालांकि एम तो ये है कि जो चाइना यहाँ पर बढ़ रहा है आकर, तो यूएस से जो है उस देश में भी आकर घुसने की कोशिश कर रहा है जहां पर चाइना घुस रहा है, ताकि चाइना को थोड़ा ठिकाने लगाया जा सके। तो यूएसए ने कमर कस ली है चाइना को ठिकाने लगाने के। आप लोग यहाँ पर इसकी एक्टिविटीज में भी देख सकते हैं, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में जरूर याद रखिएगा, ये पार्टिसिपेट एक तरीके से आप पार्टनरशिप कर रहे हैं 45 ऑर्गेनाइजेशन के साथ में लॉन्च करने के लिए गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन इनिशिएटिव। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत यहाँ पर पैसा इकट्ठा करने की कोशिश की जाएगी। तो देखते हैं कितना पैसा इकट्ठा कर पाते हैं और कितने अच्छे से उसको यूटिलाइज कर पाते हैं, कौन इनको पैसा देता है, ठीक है। क्योंकि दिक्कत यही है कि इसकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि क्लाइमेट चेंज के नाम पर अनाउंस तो कर देते हैं पर लेकिन पैसा इन रियलिटी मिल नहीं पाता है, ठीक है। यहां पर बात की जा रही है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड, यानी कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में हमारी पोजीशन क्या है, 10th, 5th, 3rd या फिर 4th। तो सही आंसर क्या होगा अगर आप लोगों से पूछा जाए। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि बड़ी फ्रीक्वेंटली वनडे टाइप एग्जाम में आप लोगों से पूछ लिए आते हैं। तो अगर पता होगा तो आप लोग अच्छे से आंसर यहां पर दे पाओगे। तो अटेम्प्ट करो। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे जो है ये 22 मई, 25 जुलाई, 25 सितंबर या फिर 24 अप्रैल। तो सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। देखता हूं कौन सी आंसर देता है। प्रोजेक्ट 75 कई बार न्यूज में रहा है, तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या फिर कोई भी नहीं। सही आंसर क्या है आप लोगों को बताना है, कई बार डिस्कस कर चुके हैं। बोला गया कि कौन सा कॉम्बिनेशन है जो मैंग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडियस फॉरेस्ट का आप लोगों को देखने को मिलता है। और यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, ये ध्यान रखिएगा। तो बताइए, नॉर्थ कोस्ट आंध्र प्रदेश, इसी के साथ में यहाँ पर साउथ वेस्ट बंगाल, इसी के साथ में सदर्न सौराष्ट्र, अंडमान और निकोबार। तो आंसर बताइए। बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, जो आइलैंड है आर वो सेपरेट किए जाते हैं 10 डिग्री चैनल के द्वारा। बहुत ही बार क्वेश्चन ये आप लोगों से पूछे जा चुके हैं ऐसे। अंडमान निकोबार, निकोबार एंड जो है यहाँ पर सुमित्रा, इसी के साथ में मोलदीव एंड लक्षद्वीप, सुमित्रा एंड जावा। सही आंसर क्या बताइए। छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पर, ये अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए वीडियो को पॉज कर और फिर आंसर आप लोगों को बताना है। डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। दमन एंड दीव आइलैंड के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे दीव आइलैंड के बारे में, ठीक है। तो 38.8 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। गुजरात के साथ में कनेक्टेड है बेसिकली। थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो ये हो गया पर्टिकुलर एरिया, यहाँ से गुजरात है और यहाँ से आप लोग इस आइलैंड को यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। जूम करके अगर देखेंगे तो कुछ कुछ ऐसा आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा। तो पर्टिकुलर जो आइलैंड वाला एरिया है वहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो ये वाला दीव हो गया और ये वाला दमन हो गया। तो दोनों में से कंफ्यूजन कोई से में नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ ले आते हैं यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड भी। तो माइंड में अगर क्लैरिटी रहेगी तो अच्छे से आंसर भी आप लोग दे पाएंगे, ठीक है। पूछ लिया करो, कंफ्यूजन लेके नहीं जाना है, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर पहले आप लोग बताइए, अटेम्प्ट कर लेना अच्छे से, या फिर अभी भी कोई डाउट है मन में। डाउट नहीं रखना है यार, डाउट रखोगे तो क्या फायदा है फिर। आंसर यहाँ पर सी है 3rd। तो यहाँ पर अगर बात करें ईयर 2021 जो है वो उसमें अभी यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिला ऑर्गन डोनेशन में। और हमारे देश में कानून भी इसके लिए ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट है हमारे देश के अंदर में, जो कि 1994 का है। तो ये आप लोग याद रखिए, ठीक है। तो जिसकी वजह से इंडिया जो है वो 3rd पोजीशन पर आप लोग को देखने को मिलता है वर्ल्ड में। 1st और 2nd पर कौन है, ये है आप लोगों के लिए होमवर्क, ठीक है। तो इसको जरूर करिएगा। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी ये आप लोगों को देखने को मिलता है 22 मई को, ठीक है। तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। 24 अप्रैल को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है या फिर 25 सितंबर को। तो बताइए आप लोगों को याद है, देखता हूँ कौन कौन बताता है। प्रोजेक्ट 75 कई बार डिस्कस किया है, तो नेवी के लिए है बेसिकली। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी है कि हमारी जो नेवी है उसमें स्कॉर्पियन यानी कि जो पनडुब्बी है उसको डिजाइन करने की हमारे देश में अपने आप हम लोग बेसिकली यहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है तो बताइए 10 डिग्री चैनल किसके बीच में। तो आंसर है डी, अंडमान एंड निकोबार के बीच में। मैप भी जाकर देखना एक बार थोड़ा सा, ताकि चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सको, क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। बाकी सी सेट का क्वेश्चन, इसका आंसर क्या आंसर है यहाँ पर ए। तो डायरेक्शन आप लोग समझ सकते हैं और ये चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई दी। कोई कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो टॉपिक को ऐसे तैयार करो कि कोई भी कन्फ्यूजन माइंड में न रहे, ओके। तो आइए अब आप लोगों को अंग्रेज बनाता हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, आप लोग कई जगह देखने को मिलेंगे। एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बैंकिंग में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। और इसी के साथ में आंसर राइटिंग जब आप लोग करेंगे यूपीएससी या फिर स्टेट फिजिक्स के लिए, तो शब्द आप लोगों के पास में होंगे तो अच्छा आंसर आप लोग लिख पाएंगे। पहला जो शब्द है ये है एनोमलस।
ये एनोमलस क्या होता है कि यानी कि जैसा होना चाहिए वो न होकर उसके विपरीत हो जाना। यानी कि एक्सपेक्टेशन तो लगाई जा रही थी सामने वाला बंदा जो है वो बैठकर पढ़ाई करेगा, पर भाई साहब जो है बैठकर मूवियाँ चटका रहे हैं, ठीक है, रील्स और शॉर्ट्स चटका रहे हैं, तो वाली कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। तो अपेक्षा के विपरीत जाना, तो एबनॉर्मल कंडीशन आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर इसको, ठीक है। और बाकी क्या है, नेचुरल, नॉर्मल, रेगुलर, जैसा होना चाहिए, पढ़ना चाहिए तो पढ़ना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए तो एक्सरसाइज करनी चाहिए, टाइम पे सोना चाहिए तो टाइम पे सोना, उठना चाहिए तो उठना टाइम पे, अपना रिविजन करना चाहिए, वो रेगुलर चल रहा है। और एक है कि बस अलग ही जोन में चल रहा है, मतलब मजे आ रहे हैं जिंदगी जीने में, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर ये है रेस्पिंग। रेस्पिंग मतलब कठोर। कठोर मतलब कुछ खास एक तरीके से घर वाले भी जब आप लोग देखते हैं कि बदतमीजी काटे जा रहे हैं, ठीक है, तो फिर वो भी क्या करते हैं, वो भी चिल्ला कर पड़ते हैं आप लोगों के ऊपर, हाँ ठीक है भाई साहब ये ना सुधरने वाला है तो उसको सुधारा जाए थोड़ा सा। ऐसा थोड़ा ना कि आप लोगों को लाड़ दुलार करेंगे उस टाइम पर, दिख रहा है कि बदतमीजी काट रहा है, जिस काम के लिए भेजा वो नहीं कर रहा है, तो फिर वो अपने तांडव रूप करेंगे आप लोगों के सामने प्रस्तुत, तब आप लोग सुधरोगे और काम करना स्टार्ट करोगे। नेक्स्ट यहाँ पर ये प्रोफ्लिगेट। इसका मतलब ये होता है कि जो टाइम या जो रिसोर्सेज मिले हुए हैं जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए, वहां पर उनका सही से इस्तेमाल ना करना और उनको बर्बाद कर देना, ठीक है। यानी कि टाइम मिला हुआ है तो उसको ढंग से यूटिलाइज करो, भले कि नहीं कि उसको एक तरीके से बर्बाद कर दे। घर से पैसे मिले हैं उनको ढंग से इफेक्टिवली यूटिलाइज करने के, पर नहीं उसको बर्बाद कर दिया। अपोजिट क्या होगा, इकोनॉमिकल या फिर कंजर्व करना चीज़ों को अच्छे लेवल पर। तो ये एक ऐसा शब्द है जो कि आप लोग कई जगह यूज होता हुआ नजर आता है। ये जो शब्द है ना, इसका मतलब है डीज। इसका मतलब होता है सामने वाले को अचंभित कर देना, ठीक है, या फिर गुस्से में तिल मिलाना भी बोल सकते हैं। उसने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ कर देगा इंसान, तो अचंभे में डाल देना। शब्द नहीं सुना, अचंभा पड़ गया भाई साहब, उसको देखकर ऐसा हरकतें करके चला गया वो। तो एक तरीके से ना सामने वाला सुन हो जाना, ये ऐसा शब्द बोल देते हैं कई बार। तो ये शब्द यहाँ पर डीज वर्ड आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये शब्द भी। ये जो शब्द है ये खासकर हिस्ट्री किताबों में आप लोगों ने कई बार सुना होगा, डिसएंथ्रॉल्ड। इसका मतलब होता है एक तरीके से बंधन से मुक्त कर देना, यानी कि पुराने समय के बंधन चल रहे हैं उनसे मुक्त करके फेंक देना साइड में, एक अच्छी जिंदगी जीना स्टार्ट कर देना। तो डिसएंथ्रॉल्ड ये शब्द आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे शब्द काफ़ी अच्छे थे। तो ये है आज के शब्द। अब हम लोग नजर डालेंगे जो कल के शब्द थे। ये जो शब्द है पहला यहाँ पर, ये है, इसको प्रोनाउंस करेंगे रैंडवूज, ठीक है। तो एक तरीका मिलन स्थल, यानी कि किसी के साथ में अपॉइंटमेंट करनी है, कहीं पर मिलना है, किसी के संगम का स्थान बोल देते हैं ना, एक मिलन स्थल। तो अपॉइंटमेंट, असाइनमेंट या फिर किसी को डेट दी जाती है, ठीक है। या फिर अपोजिट में जाएंगे तो हाँ ठीक है अवॉइड करो, ठीक है, नहीं मिलना है भाई साहब, अपना काम करेंगे, ठीक है। एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में कि यार ये एक ऐसा इंसान है जहाँ जाता है वहीं का बन जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्लेमेटाइज, यानी कि किसी पर्टिकुलर चीज़ का अभ्यस्त हो जाना। लगता ही नहीं है कि यहाँ पहली बार आया भाई साहब, ऐसा लगता है कि यहीं का यही इंसान। तो ये होता है बिल्कुल जैसे वातावरण में जाओ उसी के अनुकूल ढल जाओ वहाँ पर, तो इसको बोलते हैं एक्लेमेटाइज, ठीक है। तो काफ़ी प्यारा शब्द है ये अपने आप में। किसी चीज़ को इतने आराम आराम से करना कि पता भी ना चले सामने वालों को कि कोई काम हो गया है, तो ये होता है एक तरीका चीज़ों को बड़ी ही फ्लो में लेकर चलने वाली बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। क्या हो गया इसको, ओ भाई एक मिनट, चलो गया। ये है यहाँ पर बेसिकली इम्परसेप्टेबिलिटी, ठीक है। तो इम्परसेप्टेबिलिटी का मतलब होता है एक तरीके से कि चीज़ों को धीमे धीमे स्लाइटली, जैसे अगर आप लोग एक एक आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे ना, अगर आप लोग एक शब्द लिखो, फिर एक लाइन लिखो, फिर उसमें 3-4 लाइन जोड़ो, फिर एक पेज हो गया, तो अगर करते करते इसी तरीके से चलते रहोगे, पता नहीं चलेगा कब आप लोग एक अच्छा आंसर लिखने लग जाओगे। ऐसे ही प्रैक्टिस करने की बात होती है जब आप लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हो। पर सोचो कि एब्रप्टली या सडनली आज ही बस अलादीन का चिराग घिसे और सब कुछ आज ही हो जाए, ना तो किसी का हुआ है ना आप लोगों का होने वाला है। तो कोशिश करो कि चीज़ों को स्लो फेज में लेकर चलो, पर एक तरीके से टिके रहो वहाँ पर। क्या होगा इससे आप लोगों का जीवन जो है वो उज्जवल हो जाएगा, तो लैम्बेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। वरना क्या होगा, कनाइवेंस, यानी कि मिली भगत रहेगी और कुछ भी सही नहीं होगा, ठीक है। जैसे तैसे चीज़ें चलती रहेंगी, कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी करता रहेगा और आप लोग ऐसे ही ज़िंदगी में घूमते रहोगे। तो बड़े ही प्यारे शब्द थे यार। अच्छी बात मुझे ये लगी कि मैंने इनको कल डिस्कस नहीं किया था, फिर भी कई सारे बच्चों के द्वारा इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म किए गए। काफ़ी अच्छे से मोनिका के द्वारा भी यहाँ पर डिटेल में आंसर दिए गए हैं। देखना आप लोग जाकर, इसको कहते हैं पढ़ाई करने वाला बच्चा। एक बार आंसर देखना तो आप लोग के चक्षु खुल जाएंगे कि कैसे कैसे डिटेल में आंसर देते हैं कई सारे बच्चे, और अपने आप को एनालाइज भी कर रहे हैं कि हाँ किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं उनकी ज़िंदगी में, ठीक है। एक एसएलवी फैमिली मेंबर है नीतीश कुमार, बड़े ही प्यार से हिंदी में इतने डिटेल में आंसर देते हैं, पर आई वॉज सरप्राइज जब इन्होंने ये चीज़ें लिखी यहाँ पर। मतलब पूरा का पूरा शेड्यूल फॉलो कर डाला बंदे ने, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं। तो ये वाली चीज़ें होती है यार ज़िंदगी में, अगर आप लोग डेडिकेशन के साथ में काम करोगे तो रिजल्ट जरूर आएगा। बस टिके रहो,
एक तरीके से ना आप लोगों ने सुना है ना कि यार बूंद बूंद भी पड़ती है ना पत्थर के ऊपर छेद बना देती है पत्थर में। एक रस्सी जो कि पत्थर के सामने कुछ भी नहीं होती है पर उसके ऊपर रगड़ मार मार कर ना पत्थर को बीच में से खत्म कर देती है। तो ऐसी ही है जिंदगी। जिस दिन ये समझ जाओगे ना उस दिन लगेगा कि हाँ यार अब चीज़ें सही चल रही हैं। अगर नहीं समझोगे तो यार दिन चेंज होते रहेंगे, कैलेंडर में डेट जाती रहेंगी, जिंदगी चेंज नहीं होने वाली है। ये बात लिख लेना कहीं पर। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन जरूर बताना, फीडबैक जरूर देना। मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हैं यहाँ पर भी, और इसी के साथ में इंस्टाग्राम पर जहाँ पर भी आप लोगों को पसंद हो वहाँ पर आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हैं। बाकी पीडीएफ तो टेलीग्राम पर मिल ही जाती है, ये स्टडील और वीर के नाम से सर्च कर लेना, वहाँ पर सारी चीज़ें आप लोगों को इकट्ठे मिल जाती है। आंसर राइटिंग करना है तो आंसर राइटिंग ग्रुप है वीर तालियान के नाम से, उसमें आंसर राइटिंग और SLV पीडीएफ पर नोट्स वगैरह आप लोगों को मिल जाते हैं। सारी चीज़ें आप लोग इंजॉय कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है इसका। जो बोलते हैं चार्ज क्या है, तो चार्ज है बस ज्वाइन करो और पढ़ाई करो, ठीक है। तो इन्जॉय करो उसको और अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन देकर चलो। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। बाकी बताना, आसपास सफाई रखो, पानी और पेड़ पौधों को सेव करो, अपने भी एरिया को इंदौर जैसा बनाओ, जैसा इंदौर साफ स्वच्छ है, ठीक है। तो अच्छे से एंजॉय करो यार, ध्यान रखो। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।